एपिसोड 266 नताशा की चाल फिर फेल हो गई। अब तक अपनी सुना कि नताशा के ट्रांसलेशन मशीन की वजह से होने से प्रोफेसर थॉमस बहुत गुस्सा होते हैं और आखिर में अनाहिता को ट्रांसलेशन के काम के लिए बुलाया जाता है। अब आगे अनाहिता की बात सुनकर सारे टीचर शॉक हो गए और नताशा लगभग हंसने ही वाली थी। डायरेक्ट इंस्पेक्शन किस तरह का मजाक कर रही है वह। अनाहिता ने अभी से पहले लेसन प्लान्स देख भी नहीं है। क्या उसे लगता है कि ट्रांसलेट द बाय डे कन्वर्सेशन की करनी है जो वह बोलकर कर लेगी? वह ओरिजिनल लैंग्वेज से भी ज्यादा टफ है कंपैरिजन में और वह उसे ऑन द स्पॉट यूज्ड रिलेशन में ट्रांसलेट क्वेश्चन करने की बात कर रही है। लगता है वह अपने आप को ज्यादा ही ऊंचा समझ रही है। क्या उसे डर नहीं है कि वह जब ज्यादा ऊंचाई से गिरेगी तो उसे ज्यादा चोट लगेगी? वेल अगर वह गिरेगी तुम्हें ताली ही बजाऊंगी। जब ऐसा होगा तो अथर्व सर और प्रोफेसर थॉमस मेरी गलती को भूल जाएंगे। इस बात को दिमाग में रखकर नताशा बोली, आजकल स्पीक रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर का काफी एक्यूरेट हो गया है। अगर अनाहिता ऑन द स्पॉट इंस्पेक्टिंग के कैपेबल है तो हम लोग लेसन प्लान को आधे घंटे से भी कम वक्त में कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन बाकी टीचर्स अभी भी चिंता में थे। द आफ्टर ऑल अनाहिता ने पहला लेसन प्लान्स को देखा भी नहीं है। अगर वह एक्चुअल लेसन प्लान्स देखने के बाद ट्रांसलेशन में फेल हो गई तो प्रोफेसर थॉमस के आगे उनकी यूनिवर्सिटी की फिर बेइज्जती होगी। इसलिए उन्होंने धीरे से अथर्व सर से कहा, क्या यह सचमुच कर पाएगी? नताशा का एडमिशन यूनिवर्सिटी के एग्जाम में टॉप आने पर हुआ था और उसने भी मशीन ट्रांसलेशन का इस्तेमाल किया लेसन प्लान के लिए। मुझे नहीं लगता कि यह स्टूडेंट ऐसा कर पाएगी। अगर अनाहिता भी ऑन द स्पॉट उसे टास्क को कंप्लीट ना कर पाई तो वह उन सबके लिए बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। अथर्व सर भी उनकी तरह ही बेचैन थे मगर वह जानते थे कि अनाहिता की एस्ट्रोनेशन बहुत ही अच्छी है, उनसे भी ज्यादा अच्छी। लेकिन उन्होंने शेखर से सुना था कि बाकी सारे सब्जेक्ट में उसके ग्रेड बहुत ही खराब है। इसलिए वह सोच रहे थे कि क्या अनाहिता लेसन प्लान को एडवांस मैथमेटिक्स में ट्रांसलेट कर पाएगी या फिर नहीं। थोड़ी देर सोचने के अथर्व सर ने एक गहरी सांस ली और अनाहिता से बोले, तुम्हें पहले लेसन प्लान्स को देख लेना चाहिए पहले। अनाहिता ने उन्हें रिजेक्ट नहीं किया बल्कि उन्हें फॉलो करते हुए टेबल के पास गई और उन लेसन प्लान्स को लेकर देखने लगी। कैसे हैं? अथर्व सर ने थोड़ा टेंशन में पूछा, क्या तुम्हें लगता है तुम कर पाओगी? नहीं, सब ठीक है, मैं इन सबको आधे घंटे में कंप्लीट कर लूंगी। आधा घंटा? अथर्व सर ने हैरानी से मुंह खोले हुए कहा। यहाँ तक कि बाकी सारे टीचर्स के चेहरे पर भी वही हैरानी और चिंता दिखाई दे रही थी। अनाहिता उन सब की रिएक्शन देखकर मुस्कुराई और उसने धीरे से कहा, अथर्व सर मुझ पर भरोसा कीजिए, यूनिवर्सिटी आप लोगों पर डिपेंड कर सकती है अगर मैं फेल हो गई, राइट? जब अथर्व सर ने अनाहिता का शांत और कॉन्फिडेंट लोग देखा तो वह भी शांत होने लगे और बोले, तुम सही कह रही हो, अगर तुम नहीं भी पूरा कर पाए तो भी हमारे पास वक्त होगा आगे बढ़ाने के लिए। आगे बढ़ो और ट्राई कर लो। ओके, प्लीज प्रोजेक्टर ऑन कर दीजिए। अगर मैंने कोई गलती की तो ट्रांसलेशन में बाकी टीचर्स ऑन द स्पॉट उसे पकड़ लेंगे। आर यू श्योर? अथर्व सर ने अपनी आवाज धीमी करते हुए पूछा। अगर तुमने प्रोजेक्टर ऑन कर दिया तो प्रोफेसर थॉमस भी तुम्हारी सारी मिस्टेक देख पाएंगे। यह तो और भी बेहतर होगा। आई एम श्योर वह समझ जाएंगे कि मैं ट्रांसलेशन में कहाँ गलती कर रही हूँ और वह मुझे समझा देंगे ताकि वक्त पर हम उसे सही कर पाए। अनाहिता बिल्कुल भी बेचैन नहीं थी। उसका इस तरह का एटीट्यूड था जिससे अथर्व सर समझ गए कि वह उसकी बात टाल नहीं सकते। इसलिए बोले, ऑल राइट, अब तुम कह रही हो तो हम ऐसा करते हैं। इतना कहने के बाद अथर्व सर ने कंप्यूटर स्क्रीन से मीटिंग रूम में प्रोजेक्टर को कनेक्ट कर दिया और एक स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर दिया। वहीं दूसरी तरफ नताशा के चेहरे पर एक बहुत ही शैतानी है मुस्कुराहट थी। वह मुस्कुरा रही थी, अथर्व सर को डिवाइस पर काम करते हुए देख रही थी। उसे लगा था कि अनाहिता स्मार्ट है लेकिन लगता है कि वह शो ऑफ करने के लिए अपनी खुद की बेइज्जती करवाने पर चली गई है। सबके सामने प्रोजेक्टर पर डिस्प्ले होना है जिसका मतलब साफ था कि अनाहिता अपनी कब्र खुद खोद रही है। ठीक उसी वक्त अनाहिता को परेशान और बेइज्जत करने के लिए नताशा के दिमाग में ख्याल आया। उसने अपना फ़ोन अनलॉक किया और मुंबई यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन फॉर्म पर लॉगिन किया और लाइव स्ट्रीम फंक्शन को ऑन करके अनाहिता की ट्रांसलेशन का लाइव स्ट्रीम करने लगी। उस लाइव स्ट्रीम का टाइटल था अनाहिता स्पेशल क्लास से वह एक एडवांस्ड मैथमेटिक्स लेसन प्लान को लाइव ट्रांसलेट करने वाली है। चलो आकर देखते हैं।
और यहाँ तक कि नताशा ने पैसे देकर यह भी मेक श्योर किया ताकि कि वह उसका चैनल टॉप पर है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे देखें, और इस तरीके से स्टूडेंट तुरंत ही फॉर्म में लॉग इन करते हैं, उसे देख पाएंगे। और जैसा कि नताशा को उम्मीद थी, सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही बहुत सारे स्टूडेंट उसे लाइव स्ट्रीम को देखने लगे। अपने मुंबई यूनिवर्सिटी के पहले ही दिन अनाहिता के लुक की वजह से वह मुंबई यूनिवर्सिटी के फार्म पर ट्रेनिंग लिस्ट पर थी, इसलिए जो लोग भी उसे फार्म पर रेगुलर थे वह अनाहिता के बारे में जानते थे। जब ऑडियंस ने वह टाइटल देखा तो उन्होंने सोचा तो इसका मतलब है वह खूबसूरत और टैलेंटेड दोनों है। यूनिवर्सिटी के लगभग सभी स्टूडेंट ने उस ट्रांसलेशन लेसन प्लान के बारे में सुना था। सब लोग जानते थे कि एक बार यह ट्रांसलेशन लेसन प्लान यह मुंबई यूनिवर्सिटी प्रोफेसर थॉमस को दे देगी तो प्रोफेसर थॉमस इसे मैक्सवेल यूनिवर्सिटी को देंगे। मैक्सवेल यूनिवर्सिटी का लेसन प्लान कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो किसी को ऐसे ही मिल जाए, इसीलिए ट्रांसलेशन के कंधों पर जो बोझ है वह काफ़ी भारी था और उन्हें हैरानी तब हुई कि यह ट्रांसलेशन वाला काम अनाहिता के कंधों पर आया था, उस खूबसूरत लड़की के ऊपर। जल्दी ही हज़ारों लोगों को कोई या फिर हज़ारों स्टूडेंट्स को उसे लाइव स्ट्रीम के बारे में पता चल गया। जब नताशा अपना सर नीचे करके मोबाइल की तरफ देखा तो उसे एहसास हुआ कि हज़ारों लोग लाइव स्ट्रीम से जुड़ गए हैं और कमेंट्स किया जा रहे हैं। मैं उस स्क्रीन को गौर जा रही हूँ, मैं एक लड़की हूँ मगर मैं उसके लिए लेस्बियन बनने के लिए तैयार हूँ। वह एक्चुअली गॉड्स ही है जो खूबसूरती और टैलेंट दोनों में ही नंबर 1 है। मैं हिंदी और इंग्लिश में ठीक से बात नहीं कर पाती सबके सामने और वह एस्ट्रोनेशन में करेगी, वह अमेजिंग है। वह मुंबई यूनिवर्सिटी की उम्मीद है, मुंबई यूनिवर्सिटी का प्राउड है। तुम दिखा दो सबको कि तुम क्या हो। जब नताशा ने यह सारे कमेंट्स पढ़े तो उसे रियलाइज हुआ कि वह लोग नताशा की सोच के उलट अनाहिता की तारीफ कर रहे हैं और उसे इनकरेज कर रहे हैं। उसके चेहरे पर गुस्सा दिखाई देने लगा और वह अपने आप को रोक नहीं पाई और अपने फ़ोन के माइक्रोफोन में बोली, यह एक इम्पॉर्टेंट और मगर टफ ट्रांसलेट जॉब है। अगर अनाहिता ने गलती की तो प्रोफेसर थॉमस गुस्सा हो जाएंगे, इसलिए मगर फिर भी उसने ट्रांसलेट को पूरा करने के लिए लिखने की बजाय उसे प्रोजेक्ट पर डिस्प्ले करने का फैसला किया। मैं उसके लिए सच में बहुत परेशान हूँ। अगर उसने ट्रांसलेशन में एक भी गलती की तो हमारी यूनिवर्सिटी से मैक्सवेल यूनिवर्सिटी के लेसन प्लान को मिलने का मौका छिन जाएगा हमेशा के लिए, बस इसलिए क्योंकि वह ओवर कॉन्फिडेंस थी। उसकी आवाज़ इतनी सॉफ्ट थी कि सिर्फ लाइव स्ट्रीम की ऑडियंस उसे की आवाज़ सुन सकती थी। लेकिन जब उसने अपना सर उठाकर देखा तो उसे रियलाइज हुआ कि अनाहिता उसकी तरफ देख रही है, जिससे वह हड़बड़ा गई और उसने अपनी नज़रें इधर-उधर घूमना शुरू कर दी और अपना फ़ोन पीछे छुपा लिया। क्या अनाहिता ने उसकी बातें सुन ली? लेकिन अनाहकता उसकी तरफ नहीं बल्कि उसके पीछे खड़े प्रोफेसर थॉमस की तरफ देख रही थी और उसके बाद वह बोली, प्रोफेसर थॉमस मैं तैयार हूँ, चलिए शुरू करते हैं। प्रोफेसर थॉमस ने हाँ में सर हिलाया और बोले, प्लीज़ ज़रूर। यह सुनकर नताशा ने एक राहत की सांस ली। जब वह मैक श्योर हो गई कि अनाहिता को एक्चुअली में नहीं पता कि वह लाइव स्ट्रीमिंग कर रही है, तो वह फिर से कमेंट्स पढ़ने लगी जो उसने थोड़ी देर का पहले कहा। उसकी वजह से अब ऑडियंस को थोड़ा बहुत डाउट होने लगा था और उनके कमेंट्स भी वैसे ही हो गए थे। मुझे नहीं पता था कि वह अपना ट्रांसलेशन इस तरह ऑन द स्पॉट करने वाली है। क्या वह अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश कर रही है? मुझे भी यही थोड़ी देर पहले कहना था, वह कुछ ज़्यादा ही कर रही है। हाँ, वह मैक्सवेल यूनिवर्सिटी के लेसन प्लान्स का इस्तेमाल कर रही है अपने आप को बेहतर दिखने के लिए। वह इस तरह की लड़की जिसे बस चेहरा खूबसूरत है, इरादा अच्छा नहीं है, उसका यह काफ़ी बियर्ड बात है। मुझे उम्मीद है कि वह ट्रांसलेशन में सक्सेसफुल हो जाए। अगर वह नहीं कर पाई तो मुझे उम्मीद है कि मैं उसका हेटर बन जाऊंगा। आफ्टर ऑल मैक्सवेल यूनिवर्सिटी का लेसन प्लान हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्सक्यूज मी, क्या तुम्हें नहीं पता है कि हमारे यूनिवर्सिटी के एडवांस मैथमेटिक्स लेसन प्लान को समझना कितना मुश्किल है? यहाँ तक कि मैं जो 3rd ईयर स्टूडेंट हूँ वह भी समझ नहीं पाती है। वह तो अभी अभी यूनिवर्सिटी में आई है, उसे कैसे समझ में आएगा? मुझे उम्मीद है कि सब कुछ अच्छा जाए, वरना उसने अगर हमारे यूनिवर्सिटी की बेइज्जती करवाई तो मैं उसे बहुत बुरी तरह बेइज्जत करूंगी, उसके चेहरे पर एसिड फेंक दूंगी। जब नताशा ने उन वायलेट कमेंट्स को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट हो गई। लगता है उसने सही फैसला लिया है लाइव स्ट्रीमिंग करने का, जिसे दुनिया देख पाए कि कैसे अनाहिता ने उनकी मैक्सवेल यूनिवर्सिटी के लेसन प्लान बनाने का रास्ता बंद कर दिया है। लेकिन इन सब में नताशा ने यह बात नोटिस नहीं की कि अनाहिता फिर से उसकी तरफ देखी जा रही है और इस बार अनाहिता उसके चेहरे के खतरनाक एक्सप्रेशन नहीं बल्कि उसके फ़ोन की तरफ देखे जा रही थी,
जिस वक्त नताशा कैमरा ऑन किया था और उसकी डायरेक्शन में पॉइंट किया था उसी वक्त उसने नोटिस कर लिया था। लेकिन अनाहिता ने उसे ना रोकने का फैसला किया। नताशा चाहती है कि सब लोगों से ट्रांसलेट करते हुए देखें, अगर उसे वही चाहिए तो होने दो वैसा। उसे कहाँ से डर लगता है? ठीक है, फिर तुम्हें स्टार्ट करती हूँ। अनाहिता ने लेसन प्लान का पहला पेज स्टार्ट किया। नताशा और बाकी टीचर्स ने ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन लेसन प्लान के हिसाब से ऑर्गेनाइज कर दी थी, इसलिए अनाहिता को रीअरेंज करने की ज़रूरत नहीं थी। उसे बस लेसन प्लान को लाउड आवाज़ में ट्रांसलेट करना था, इसलिए आधा घंटा उसके लिए काफ़ी होगा। अपना चिन ऊपर करते हुए अनाहिता ने रीडिंग करने शुरू की। फर्स्ट पेज में हम लोग लेसन प्लान के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें डिफरेंट और सिमिलरिटी बताई गई है एडवांस मैथमेटिक्स और इनमेम्बरानेटरी मैथमेटिक्स के बीच। कुछ ही सेकंड में नताशा की आंखें शॉक में बड़ी हो गई, क्योंकि नताशा को उम्मीद नहीं थी कि अनाहिता इतनी फ्लुएंट तरीके से लाइट स्प्रिंग एस्ट्रोनेशन में बात करेगी। उसकी स्पीच बहुत ही स्मूथ और उसका एक्शन बिल्कुल परफेक्ट था। नताशा ने अनाहिता को पास्ट में एस्ट्रोनेशन में बात करते हुए देखा था। उसे वक्त भी नताशा इतनी ही फ्लुएंट थी, मगर उसने किसी एक्सेंट में बात नहीं की थी। लेकिन इस वक्त ट्रांसलेशन के वक्त कुछ मिनट बाद नताशा को एहसास हो गया कि अनाहिता ऑब्वियसली लाइट स्प्रिंग एक्सेंट में बात कर रही है। नताशा ने चिंता में अपने लिप्स बाइट कर लिए। उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि अनाहिता इस लैंग्वेज में इतनी फ्लुएंट होगी। वहां खड़े सब लोग नताशा की तरह ही हैरान थे, शिवाय प्रोफेसर थॉमस को छोड़कर। और अनाहिता ने जो वह स्पीच लेकर जनरेशन सॉफ्टवेयर से चुना था वह भी सब बहुत एक्सीलेंट था। जो भी शब्द अनाहिता बोल रही थी वह एक्यूरेटली कन्वर्ट होकर लिखा जा रहा था। नताशा को इस शॉक से बाहर आने में बहुत वक्त लग गया। जब उसने अपना सर से नीचे करके लाइव स्ट्रीम पर देखा तो कोई भी कमेंट नहीं आ रहे थे। क्या लाइव स्ट्रीम रुक चुकी है या फिर जाम हो गई है? जब नताशा अपने इंटरनेट कनेक्शन चेक करना ही वाली थी तभी अचानक से बहुत सारे कमेंट्स के बाद आने लगे। होली सिट, थोड़ी देर पहले मैंने जो कमेंट किया था उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। हे भगवान, गॉड्स से जैसी उम्मीद थी वही कर रही है। वह लाइट स्प्रिंग एस्ट्रोनेशन में कितने अच्छे से बात कर रही है। जिस एशियन कोर्स ने मुझे एस्ट्रोनेशन सिखाई थी वह भी अंदर अनाहिता जितने अच्छे नहीं थे। मैं तो हैरान हो गया हूँ, उसके पास टैलेंट, लुक्स और आवाज़ तीनों कैसे हो सकती है? कौन था जो थोड़ी देर पहले और उसकी बुराई कर रहा था? क्या तुम्हें अब शर्म आ रही है? तुम पक्का उसके खूबसूरत चेहरे से जेलस हो गए, तभी तुम उसके ऊपर उसकी बेइज्जती करना चाहते थे। शाम कुछ लोगों को बस अपनी जलन निकालना होती है, इसलिए उनके कोई दोस्त नहीं होते हैं। जब नताशा ने कमेंट्स पढ़े तो उसने तुरंत ही लाइव स्ट्रीमिंग रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह बटन प्रेस करने वाली थी वह रुक गई। उसे लाइव स्ट्रीमिंग नहीं रोकनी चाहिए। क्या फर्क पड़ता है कि अनाहित का फ्लुएंट लाइट स्प्रिंग एक्सीडेंट है? लेसन का पहला पार्ट बिल्कुल मुश्किल नहीं था। नताशा ने खुद उसे ट्रांसलेट कर लिया था, लेकिन डिफ़िकल्टी तो थर्ड चैप्टर से शुरू होने वाली थी। इसलिए नताशा ने प्लान किया कि वह तब तक इंतज़ार करेगी जब तक अनाहिता थर्ड चैप्टर तक न पहुंचे। अभी भी वह इस बात पर भरोसा नहीं कर रही थी कि अनाहिता ट्रांसलेशन आसानी से कर लेगी। अगर थर्ड चैप्टर में अनाहिता रुकी और उससे गलती हुई तो सब लोगों को पता चल जाएगा कि अनाहिता उतनी भी अच्छी नहीं है जितना उन्होंने सोचा था, और उसकी वजह से मैक्सिमम यूनिवर्सिटी के लेसन प्लान उनकी यूनिवर्सिटी को नहीं मिलेंगे। एक गहरी सांस लेने के बाद नताशा ने खुद को फिर से शांत किया और लाइव स्ट्रीम करने लगी। उसे बस थर्ड चैप्टर तक पहुंचने देना था अनाहिता को। उसे अभी अपने आप को रोकना होगा, वरना सब लोग अनाहिता को अच्छा ही समझेंगे। इस सोच के साथ नताशा ने अपने कैमरा को एडजस्ट किया जैसे अनाहिता और प्रोजेक्टर स्क्रीन साफ साफ कैमरा में दिखाई दे। उसे बस अनाहिता के थर्ड चैप्टर तक पहुंचाने का इंतजार था। अनाहिता शांति से ट्रांसलेशन कर रही थी और वही सब उसकी लैंग्वेज प्रोफेशन आसान से काफ़ी हैरान थे। थोड़ी देर में अनाहिता ने 1 और 2 चैप्टर ट्रांसलेशन खत्म कर दिया और जल्दी ही वो थर्ड चैप्टर पावर पहुंच गई। नताशा ने जोर से अपना फ़ोन पकड़ लिया और वह अंदर ही अंदर एक साइड फिल कर रही थी। अनाहिता ने फाइनली थर्ड चैप्टर ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया। नताशा अनाहिता को पानी पीते हुए देखा और फिर वह ट्रांसलेशन आगे करने लगी। थर्ड चैप्टर प्राइमरी कंजर्वेशन का लूमोस के ऊपर था। अनाहिता ने पहले उसे चैप्टर को पढ़ा और फिर ट्रांसलेशन शुरू किया। जो अनाहिता ने चैप्टर रीड कर रही थी तो नताशा ने ऐसा सोच लिया कि अनाहिता ट्रांसलेट नहीं कर पा रही है इस चैप्टर को, जैसे वह खुश हो रही थी। लेकिन अगले ही उसने सेकंड ट्रांसलेशन शुरू कर दिया, कैलकुलस माइक्रो एलिमेंट मेथड प्रैक्टिकल मैकेनिज्म। अनाहिता लाइट स्प्रिंग एक्सेंट में फ्लुएंट डेस्टिनेशन सुनी जा सकती थी।
जिसे नताशा हैरान हो गई। अनाहिता ने सच में ट्रांसलेट कर लिया, मगर वह ऐसा कैसे कर पाई? जब उसने 3rd चैप्टर के लिए ट्रांसलेटर की मदद ली थी तो ट्रांसलेशन ने उसे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन बताई थी और वह काफ़ी देर तक रुका भी था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ और अनाहिता कुछ सेकंड के लिए रुकी और उसके बाद से उसने एक्यूरेटली ट्रांसलेशन कंप्लीट करने के बाद चैप्टर 4 की तरफ बढ़ गई। नताशा ने गुस्से में अपने नाखून टेबल में घड़ा दिया। जब उसने अपनी फिंगर नेल्स टूटते हुए सुनी तब जाकर वह अपने शौक से बाहर आई। वह इस वक्त लाइव स्ट्रीम रोकने देना चाहती थी, लेकिन इस पॉइंट पर आकर लाइव स्ट्रीम बंद करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। सब लोगों ने देख लिया था कि अनाहिता ने कैसे इतनी मुश्किल चैप्टर को भी बिना रुके ट्रांसलेट कर दिया था और लाइसेंस बंद करने से पहले नताशा ने अपनी स्क्रीन पर दिखाई देने वाले कमेंट्स पढ़े। मेरी गॉड अमेजिंग है। सिर्फ मैं ही ऐसा सोच रही हूँ या फिर सबको ऐसा लगता है कि जिस लड़की ने लाइव स्ट्रीम शुरू की थी वह अनीता को हराते हुए दिखाना चाहती थी। उसने शुरू में जो कहा वह काफ़ी भड़काने वाला था। मुझे लगता है कि उसे ही सजा मिलनी चाहिए। यह कमेंट देखकर नताशा जम गई, लेकिन तब जाकर उसे रियलाइज हुआ कि उसने लाइव स्ट्रीम के दौरान अपना चेहरा नहीं दिखाया था, इसलिए ऑडियंस को कभी उसके असली आइडेंटिटी पता नहीं चलेगी। इस ख्याल से उसे थोड़ा बेटर फील हुआ। तभी एक दूसरा कमेंट स्क्रीन पर दिखाई दिया, वह नताशा मेरी क्लासमेट है और मैं 100% श्योर हूँ कि आवाज़ उसी की थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अगर उसे अनाहिता नहीं पसंद है तो ठीक है, लेकिन वह कैसे अनाहिता के ट्रांसलेशन में फेल होने की प्लानिंग कर सकती है? इससे तो हमारी यूनिवर्सिटी को नुकसान होगा ना। वह घटिया लड़की है। क्या तुम्हारा मतलब है नताशा राय, वह लड़की जिसने स्पेशल क्लास की तरफ से पार्टी में पियानो बजाया था? मुझे हमेशा लगता था कि वह खूबसूरत लड़की है, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि वह सिर्फ बाहर से खूबसूरत है मगर उसकी पर्सनैलिटी बहुत बुरी है। मैं उस घटिया लड़की को ज़रूर सबक सिखाऊंगा, कोई मुझे रोकना मत। यह सारे कमेंट देखकर नताशा का चेहरा पीला पड़ गया और उसने जल्दी से लाइव स्ट्रीम बंद कर दी। वह बहुत हैरान थी कि उसे लोगों ने पहचान लिया है। उनसे ऐसी बेइज्जती फील हो रही थी जैसे किसी ने उसे जूते मारे हो। उसे ऐसा लगने लगा कि लाइव स्ट्रीमिंग का आइडिया ही घटिया था। जब उसने लाइव स्ट्रीम शुरू की थी तो जब उसने अनाहिता की फिल्म लाइट स्प्रिंग एक्सिट अच्छी है तभी उसे लाइव स्ट्रीमिंग रोक देनी चाहिए थी, लेकिन बदकिस्मती से उसने सोचा किया नहीं था, बस लकी है और चांस ले लिया। और अब न सिर्फ लोगों को लगता है कि अनाहिता खूबसूरत और टैलेंटेड है, बल्कि वह यह भी जानते हैं कि नताशा अनीता को ट्रांसलेशन में फेल होता हुआ देखना चाहती थी और उसकी वजह से अब उसे यूनिवर्सिटी के लोग पसंद भी नहीं करने वाले थे। उस वक्त नताशा बहुत सारे इमोशंस एक साथ फील कर रही थी, रिग्रेट, शर्म, गुस्सा, नफरत। यह सब इसलिए हो रहा था क्योंकि उसने लाइव स्ट्रीम ओपन की थी। नताशा का चेहरा पीना पड़ गया था, उसकी बॉडी कांप रही थी, लेकिन यह बात किसी ने नहीं नोटिस नहीं की। लेकिन बल्कि सबका ध्यान तो अनाहिता के ट्रांसलेशन पर फोकस था, जैसे वह लोग कोई म्यूजिकल परफॉर्मेंस सुन रहे हो। जब नताशा इन मिक्स इमोशन से जूझ रही थी तभी आधा घंटा बीत गया। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड अ रूड हीरो, और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। एपिसोड 267, सुमित्रा जी बेहोश हो गई। अब तक आपने सुना कि प्रोफेसर थॉमस के काम में नताशा गलती करती है तो अनाहिता को मदद के लिए बुलाया जाता है और वह कम होने की वजह से अनीता वॉइस ट्रांसलेशन करके प्रोजेक्टर पर दिखने लगती है। अब आगे अनाहिता ने आधे घंटे में ट्रांसलेशन कंप्लीट कर लिया जैसा कि उसने प्रॉमिस किया था। अथर्व सर, मेरा ट्रांसलेशन खत्म हो गया। अनाहिता ने पीछे मुड़कर अथर्व और प्रोफेसर थॉमस को देखा और कहा, सर क्या इसमें कोई गलती थी जो मैंने ट्रांसलेशन के दौरान की? अथर्व और थॉमस ने दोनों ने एक ही वक्त पर ना में सर हिलाया और बोले, नहीं, बिल्कुल नहीं। यह सुनकर अनाहिता ने एक राहत की सांस ली और बोली, यह तो बहुत अच्छी बात है। मुझे डर था कि मैं जल्दी कर रही थी तो शायद मुझे कोई गलती हो गई हो। अथर्व सर ऑलमोस्ट रोने ही वाले थे। वह जल्दी से आगे गए और उन्होंने अनाहू का हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं जानता था कि मैं तुम्हें यहाँ मदद के लिए बुलाकर बहुत अच्छा काम किया। तुमसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता था इस ट्रांसलेशन वाले काम के लिए। बाकी टीचर्स भी अब जाकर होश में आए थे और उन्होंने अनाहिता को ऐसे घेर लिया जैसे वह इस यूनिवर्सिटी में आने वाली कोई वीआईपी हो। असम प्रोफेसर थॉमस ने 2 बार खासा ताकि उन टीचर्स को बता सके कि वह अभी भी वहाँ है। उनके ऐसे करने से टीचर जल्दी से होश में वापस आए।
प्रोफेसर थॉमस अथर्व सर ने वह पेपर जो प्रिंटर के जरिए अनाहिता के ट्रांसलेट किए हुए शब्दों को लिखकर निकला था वह प्रोफेसर थॉमस को देते हुए कहा, प्लीज़ एक बार आप देख लीजिए, अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम अभी कर देंगे। प्रोफेसर थॉमस ने वह सारे पेपर लिए और अपने ब्रीफकेस में रखते हुए कहा, मैं पूरी प्रक्रिया के दौरान बहुत अच्छे से ध्यान दे रहा था, उसमें ट्रांसलेशन में कोई गलती नहीं है, मैं उसे रख ले रहा हूं और इसे तुरंत पढ़ना शुरू किया जा सकता है। सारे के सारे रूम में बैठे हुए टीचर्स काफ़ी कॉन्फिडेंट थे और उसके अलावा प्रोफेसर थॉमस ने भी हाँ कह दिया तो अथर्व सर काफ़ी खुश हो गए और बोले, यह तो फैंटास्टिक है, तो फिर वह लेसन प्लान जो आपने हमें प्रॉमिस किए थे अपने ईमेल बॉक्स में देखिएगा। यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल ईमेल पर मैंने उसे ऑलरेडी ही डिजिटल तौर पर ईमेल कर दिया है, लेकिन आपको उसे अपने आप हिंदी में या फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। यह कोई बड़ी बात नहीं है, हम ऑलरेडी बहुत खुश हैं कि आप लोग हमें उसे करने की परमिशन दे रहे हैं। हम लोग आपसे ही ट्रांसलेशन करने के लिए कैसे कहते हैं। वहीं नताशा गुस्से और जलन में साइड में खड़ी थी जब वह लोग आपस में हंसी खुशी बात कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अनाहिता को नताशा की खतरनाक नज़रें अपने ऊपर महसूस हो रही थी। उसे बिल्कुल डर नहीं था, यहाँ तक कि वह खुद नताशा के पास चलते हुए गई और धीरे से कहा, मैं अभी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट देखी, मेरे लिए लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए थैंक यू, लगता है मेरे में बहुत सारे नए फैस बन गए हैं। नताशा, इसके आगे उसके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकले। अनाहिता ने उसे देखकर डेविल स्माइल दी और तभी उसकी नज़र उसे पेपर पर गई जिस पर नताशा पहले लिख रही थी, इसलिए उसने जानबूझकर पूछा, क्या लिख रही हो तुम? क्या तुम अपनी गलती के लिए माफ़ी वाला लेटर लिख रही हो? लेकिन अभी भी उसे पर सिर्फ 3 ही शब्द क्यों लिखे हुए हैं, आधे घंटे बिताने के बाद भी? अथर्व सर ने उनकी बातें सुन ली। वह शेखर की तरह बिल्कुल नहीं थे, उनके लिए नताशा दूसरे स्टूडेंट की तरह ही एक आम स्टूडेंट थी, इसलिए वह उसके पास जाते हुए बोली, नताशा क्या कर रही हो तुम? मुझे तुम्हारी वजह से एक्स्ट्रा ओवर काम करने की कोई शौक नहीं है, जल्द से जल्द यह लेटर कंप्लीट करो वरना अच्छा नहीं होगा। यह सुनकर नताशा ने गुस्से और जलन में अपना सिर नीचे झुका लिया और लेटर लिखने लगी। जब अथर्व सर ने नताशा को डांट दिया तो उसके बाद उन्होंने अनाहिता से मुस्कुरा कर कहा, अनाहिता तुमने इस बार हमारी बहुत बड़ी मदद की है, इसके बदले में हम सब टीचर्स की तरफ से तुम डिनर पर जा सकती हो, तुम्हें कौन सा रेस्टोरेंट पसंद है? प्रोफेसर थॉमस ने अभी मुझे बताया कि एक रेस्टोरेंट है सीताइस किचन, वह काफ़ी अच्छा वेस्टर्न खाना सर्व करता है। उनकी बात सुनकर अनाहिता हैरान हो गई और फिर उसने ना में सर हिलाते हुए कहा, अगर हम सीताइस किचन में जाने वाले हैं तो अच्छा रहेगा कि मैं आप लोगों को डिनर कराऊं क्योंकि वह मेरा रेस्टोरेंट है। तुम उस रेस्टोरेंट की ओनर हो? आईसी मैं पक्का रेस्टोरेंट में बाकी टीचर्स और प्रिंसिपल सर के साथ जाऊंगा ताकि फ्यूचर में तुम्हारी सेल्स बढ़ जाए। थैंक यू सर। नताशा जो लेटर लिख रही थी उसने पूरी बात सुनी और सीताइस किचन का नाम उसने अपने दिमाग में सेव कर लिया था। जल्दी ही प्रोफेसर थॉमस के जाने का वक्त हो गया। प्रोफेसर थॉमस बहुत सारी बातें अनाहिता को बताना चाहते थे, लेकिन उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वह अनाहिता की असली आइडेंटिटी किसी के सामने नहीं लेकर आएंगे, इसलिए उनके पास मुंह बंद करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन उन्होंने जाने से पहले अनाहिता का करंट फ़ोन नंबर ले लिया और फिर एयरपोर्ट के लिए निकल गए। उसके बाद अनाहिता ने टाइम चेक किया तो उसे अंदाज़ा हो गया कि शाम का वक्त हो गया है। उसने हिचकिचाते हुए टैक्सी रोकी और कहा, प्लीज़ सिंघानिया मेंशन ले चलिए। रुद्राक्ष नहीं चाहता था कि अनाहिता उसके साथ आए सिंघानिया मैनेजर, क्योंकि वह अपने माँ के गुस्से के सामने खुद करना चाहता था, लेकिन अब जब रुद्राक्ष ने कहा है कि वह उसे लाइक करता है और उसके मन में भी रुद्राक्ष के लिए फीलिंग्स है तो वह अब इन फीलिंग्स को डिनाई नहीं कर सकती। उसे भी किसी भी कीमत पर हर तरह की प्रॉब्लम रुद्राक्ष के साथ मिलकर फेस करनी थी। वहीं दूसरी तरफ रुद्राक्ष जैसे ही सिंघानिया मेंशन के अंदर आया, उसे सामने अपनी मॉम का खास बटलर रमेश दिखाई दिया, जिसने उसे देखते ही कहा, प्लीज सर, मैम के साथ घर में जाने के बाद अच्छे से बात कीजिएगा, अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है मगर दवाई नहीं ले रही है, प्लीज अच्छे से बात कीजिए, अगर उनसे झगड़ा मत कीजिएगा। रुद्राक्ष रमेश घर का एक बड़े की तरह ही समझा जाता था, क्योंकि उसने बचपन से रुद्राक्ष का ख्याल रखा था, इसलिए रुद्राक्ष ने हाँ में सर हिलाया और कहा, मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। रमेश में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह इसके आगे बात बढ़ा सके। रुद्राक्ष उसे इज्जत देता था, इसका मतलब यह नहीं कि वह भूल जाए कि वह उनका इग्नोर कर है, इसलिए वह काफी परेशानी है वाले एक्सप्रेशन के साथ तो रुद्राक्ष के पीछे पीछे गया। वही लिविंग रूम में एक हाउसकीपर को सुमित्रा जी बार बार मना कर रही थी दवाई लेने से,
लेकिन जैसे ही उन्होंने रुद्राक्ष को आते हुए देखा वह दवाई साइड में फेंक दी और खड़े होते हुए कोल्डली बोली, मुझे तो लगा था कि तुम मेरे जीने और मरने से तुम्हें आप कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। उनकी बात सुनकर रुद्राक्ष की भौहें आपस में सिकुड़ गई और उसने टेबल पर रखी हुई और नीचे जमीन पर फेंकी हुई दवाई को देखा और बोला, अगर आप मुझसे गुस्सा भी हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी तबीयत खराब कर ले। मेरे जाने के बाद तुम एक शांति भरी जिंदगी जी पाओगे, यही तो तुम्हारी इच्छा थी ना? सुमित्रा जी ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, एनीवे तुमने तो मुझे यानी कि अपनी माँ को भी नहीं बताया कि तुमने शादी कर ली है। इतना बड़ा फैसला तुमने अकेली ले लिया तो फिर मैं जिंदा रहकर करूंगी क्या, मर ही जाना चाहिए? मोम, रुद्राक्ष के एक्सप्रेशन और खराब हो गए। उसने गहरी सांस ली और सॉफ्ट से सॉफ्ट आवाज में बात करने की कोशिश की। मॉम प्लीज पहले दवाई लीजिए, उसके बाद हम शांति से बात करेंगे, रुद्राक्ष बोला। फाइन, मैं दवाई ले लूंगी, लेकिन अगर तुम मुझे प्रॉमिस करोगी कि तुम अभी अनाहिता को डिवोर्स दे दोगे उसके बाद मैं दवाई ले लूंगी। यह इम्पॉसिबल है, रुद्राक्ष ने उनकी बात को डायरेक्टली रिजेक्ट करते हुए कहा, मैं उसे कभी डाइवोर्स नहीं दूंगा। तुम मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हो? रुद्राक्ष ने बिना किसी एक्सप्रेशन के जवाब दिया, मैं आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मगर मेरी शादी किससे होगी वह मैं डिसाइड करूंगा। आप मेरी जिंदगी के कुछ फैसला ले सकती हैं, मगर इतना इम्पोर्टेंट फैसला मैं ही लूंगा। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, इसलिए मैं ही डिसाइड करूंगा कि किसी से मुझे शादी करनी है। फाइन, अब तुम बड़े हो गए हो तो तुम मेरी बात नहीं सुनोगे। इतना कहने के बाद सुमित्रा जी की नज़र टेबल पर रखे फ्रूट नाइफ पर पड़ी और वह उसकी तरफ आगे की तरफ झुकी। वह नाइफ उठाना चाहती थी, लेकिन खुशकिस्मती से रुद्राक्ष ने उनसे पहले उनकी नज़रों को समझ लिया और उसे फ्रूट बास्केट को उठाकर दूर फेंक दिया। सुमित्रा जी टेबल पर गिर गई जल्दी के चक्कर में, मगर उन्हें चाकू नहीं मिला। उन्होंने गुस्से में रुद्राक्ष को घूरना शुरू किया और उसके बाद वह बोली, मैं तुमसे एक बार और पूछ रही हूँ, क्या तुम उसे डिवोर्स दोगे या फिर नहीं? क्या तुम अभी भी मुझे अपनी मॉम मानते हो? रुद्राक्ष ने रमेश को इशारा किया जमीन पर पड़ी हुई उस नखिफ को हटाने का और फिर सुमित्रा जी को मोड़कर बोला, आप मेरी माँ है, जिस बात को मैं कभी चेंज नहीं कर सकता और ना ही मैं करना चाहता हूँ, लेकिन दूसरी तरफ अनाहिता भी मेरी वाइफ है और इस बात को भी मैं चेंज नहीं करना चाहता और ना ही करना चाहता हूँ। बेहतर रहेगा कि आप शांति से उसे एक्सेप्ट कर ले। इनफैक्ट आप जिस भी लड़की को मेरे लिए चुनती वह उन सब से बेहतर है हर तरीके से। अगर आप उसे अपने यह पैसों का चश्मा उतार कर देखेंगी तो आपको उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लगेगी। उससे मैं खुश हो जाऊंगी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं उसे पसंद करती हूँ या नहीं, या फिर उसके पास पैसे हैं या नहीं? यह बात है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसको पसंद करते हो। मुझे अनाहिता के अलावा दुनिया में कोई भी लड़की चलेगी। उसमें प्रॉब्लम यही है कि वह अनाहिता है, सीता राठौड़ की बेटी। यह सुनकर रुद्राक्ष कंफ्यूज हो गया और उसने पूछा, अनाहिता के साथ क्या प्रॉब्लम है? आपका क्या मतलब है कि वह प्रॉब्लम है? सुमित्रा जी को लगा जैसे कि उन्होंने बहुत कुछ बोल दिया है, तो उन्होंने तुरंत सब्जेक्ट चेंज करते हुए कहा, मुझे लगता है कि वह तुम्हारे लिए काफी नहीं है, वह तुम्हें डिजर्व नहीं करती है और वह तो गांव में पाली बड़ी है। मिसेस सिंघानिया। ठीक उसी वक्त एंट्रेंस की तरफ से एक लड़की की आवाज़ सुनाई दी, तभी उसके साथ ही कई सारे बॉडीगार्ड के भी आवाज़ सुनाई दी, मिस आप इस तरह अंदर नहीं जा सकती। रुद्राक्ष ने जब वह आवाज़ सुनी तो हैरानी के साथ दरवाजे की तरफ देखने लगा। अनाहिता ने एलिगेंट ब्लैक ड्रेस पहनी हुई थी और वह दूर से ही उसे काफी प्यार से देख रही थी। रुद्राक्ष ने जब अनाहिता को देखा तो वह हैरान और नर्वस दोनों हो गया। वह अनाहिता थी, उसने नहीं सोचा था कि अनाहिता वहां आएगी। क्या वह उसके लिए आई है? इस ख्याल से ही रुद्राक्ष काफी खुश हो गया। अनाहिता ने एक नज़र रुद्राक्ष की तरफ देखा और फिर कोल्डली बॉडीगार्ड की तरफ देखा जो उसके रास्ते में खड़े थे और फिर कैजुअल टोन में बोली, मेरे रास्ते से हट जाओ। उसकी आवाज़ बहुत ही शांत थी मगर उसे एक अथॉरिटी के साथ बोली और उसका ऑरा बिल्कुल उनके बॉस रुद्राक्ष की तरह था। लेकिन वह तो सिर्फ एक यंग गर्ल है, उसकी आवाज़ में इतनी पावरफुल प्रेजेंस कैसे हो सकती है? लेकिन फिर भी वह बॉडीगार्ड्स अनकॉन्शियसली पीछे हट गए और उसका रास्ता नहीं रोका तो अनाहिता रुद्राक्ष के पास गई और उसके साइड में खड़ी हो गई। मिसेस सिंघानिया। इतना कहकर उसने सुमित्रा जी को देखा और हल्के से हाथ जोड़कर उन्हें नमस्ते किया। पहले उसने आंटी कहा था, लेकिन उसे लगा कि जब तक उनका रिश्ता सुधर नहीं जाता तब तक उन्हें मैसेज सिंघानिया ही कहना ठीक रहेगा। सुमित्रा जी उसे यहाँ देखकर बिल्कुल खुश नहीं थी, इसलिए उन्होंने गुस्से में कहा, किसने कहा कि तुम अंदर आ सकती हो?
बॉडीगार्ड जानते थे कि उनसे गलती हुई है, इसलिए उन्होंने जल्दी से माफी मांगते हुए कहा, सॉरी मैडम, हम उन्हें रोक नहीं पाए। उन्होंने यह नहीं कहा कि अनाहिता ने आने से पहले दरवाजे पर ही उनमें से 2-4 को पीट कर गिरा दिया था, क्योंकि वह नहीं चाहते थी कि उनकी नौकरी जाए। वह उसे रोकना तो चाहते थे मगर उसकी ताकत के सामने वो टिक नहीं पाते। तुम सारे के सारे बेकार हो। सुमित्रा जी ने बॉडीगार्ड को देखा और फिर अनाहिता की तरफ मुड़कर बोली, मिस राठौड़, तुम मेरे घर पर अनइनवाइटेड क्यों आई हो? अनाहिता ने उनके सवाल का जवाब नहीं दिया और बल्कि अपना सवाल पूछा, मिस्टर सिंघानिया, मैंने अभी सुना कि मैं रुद्राक्ष को डिजर्व नहीं करती हूँ। क्या मैं जान सकती हूँ कि किस तरीके से मैं रुद्राक्ष के लायक नहीं हूँ? मैं उसे ठीक कर लूंगी। ओ सकी बात सुनकर रुद्राक्ष को थोड़ी चिंता होने लगी और उसके मुंह से अनइंटेंशनल निकल गया, माहिरा। अनाहिता ने डिप और स्ट्रांग नजरों से उसके तरफ देखा और थोड़ी देर इसके जाने के बाद उसने रुद्राक्ष का हाथ पकड़ लिया। जब रुद्राक्ष ने फील किया कि अनाहिता ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है तो वह एक पल के लिए जम गया, लेकिन फिर उसने अनाहिता के हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी। सुमित्रा जी ने उन दोनों के पकड़े हुए हाथों को देखा तो वह अपना गुस्सा और कंट्रोल नहीं कर पाई और बोली, तुम मेरे बेटे के किसी भी तरह से लायक नहीं हो। मेरे हिसाब से फैमिली बैकग्राउंड मैटर करता है, लेकिन तुम बस एक गांव की लड़की हो जिसे मल्होत्रा परिवार ने निकाल दिया है, और उसके अलावा तुम यह मुंबई यूनिवर्सिटी की स्पेशल क्लास में पैसों के दम पर पढ़ाई के लिए गई हो। लेकिन पैसों का दम पर पढ़ाई के लिए जाने के बाद भी तुम मेहनत नहीं कर रही हो और हमेशा क्लास में लास्ट ही आती हो, और न सिर्फ यह बल्कि तुम हमेशा अपने पर प्रोफेसर के साथ बदतमीजी भी करती हो। अगर तुम्हारे जैसी लड़की मेरे बेटे के आसपास रही तो उसकी इमेज पर भी बुरा असर पड़ेगा। अनाहिता जानती थी कि इन सब में सुमित्रा जी की गलती नहीं है, क्योंकि नताशा ने उन्हें इन सब के बारे में भड़काया गया होगा। मॉम, रुद्राक्ष ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन अनाहिता ने उसे बीच में रोकते हुए डायरेक्टली सुमित्रा जी से बात की, मिसेस सिंघानिया, क्या अगर मैं इस महीने की स्पेशल क्लास में फर्स्ट पोजीशन हासिल कर लेती हूँ तो क्या आप हमें अपने आशीर्वाद देंगी? क्या पहला पोजीशन? उसकी बात सुनकर सुमित्रा जी को ऐसा लगा कि उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा मजाक सुन लिया हो, और वह हंसते हुए बोली, मुझे पक्का यकीन है नताशा फर्स्ट पोजीशन पर होगी। अगर तुम बाकी सारे स्टूडेंट के बराबर भी पहुंच जाओ तो तुम उनसे कंपैरिजन नहीं कर सकती। स्पेशल क्लास दूसरी क्लासेस से अलग है, वहाँ के स्टूडेंट बिल्कुल बेस्ट है। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कि तुम उनसे में से बेस्ट होकर फर्स्ट आओगी? तुम दिन में सपने देख रही हो। अनाहिता ने अपना चिन उठाते हुए कहा, अगर मैं सचमुच फर्स्ट आ गई तो क्या आप सचमुच मेरे और रुद्राक्ष के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेंगी? अनाहिता की नजरें शांत और डिटरमिनेंट थी। सुमित्रा जी की भौहें आपस में सिकुड़ गई, क्योंकि वह इस बात को लेकर श्योर नहीं थी। अनाहिता फर्स्ट प्लेस लेने को लेकर काफी श्योर लग रही थी, लेकिन क्या वह इतनी कैपेबल है? सुमित्रा जी ने इरिटेट होकर कहा, मुझे यकीन है कि तुम्हें कभी फर्स्ट पोजीशन नहीं मिलेगी। अगर तुम्हें फर्स्ट पोजीशन मिल भी गई तो भी मैं तुम दोनों के रिश्ते के लिए नहीं मानूंगी। तुम बस एक गांव की लड़की हो, तो मेरे बेटे की पार्टनर बनने के लिए लायक नहीं हूं, नहीं तुम। अनाहून की इस बात का जवाब देने ही वाली थी, तभी अचानक से रुद्राक्ष सामने आया और उसने अनाहिता के लिप्स पर किस कर लिया। रुद्राक्ष का एक्शन बहुत ही अचानक से हुआ, जिससे अनाहिता का दिमाग एक पल के लिए ब्लैक हो गया। उसे अपने होठों पर कुछ वार्म और सॉफ्ट सम महसूस हुआ। यह बहुत ही अलग फीलिंग थी, लेकिन एक सिर्फ टच से ही उसे ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी बॉडी में करंट दौड़ गया हो, और तुरंत ही उसका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। डम डम डम, वह ऑलमोस्ट अपने दिल की धड़कन सुन सकती थी। यह उनकी दूसरी किस थी। क्या यही फीलिंग होती है जब लोग एक दूसरे को किस करते हैं? उसे लग रहा था जैसे वह हवा में हो और उसकी पूरी बॉडी में इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा था। वह एहसास काफी मैजिकल और वंडरफुल था। तभी उसे तुरंत याद आ गया कि सुमित्रा जी भी वहां है, इसलिए उसने अपना हाथ भागकर सबकॉन्शियसली रुद्राक्ष को धक्का देना शुरू कर दिया। जैसे ही अनाहिता ने पहले धक्का दिया, रुद्राक्ष ने उसे छोड़ दिया और फिर सुमित्रा जी की तरफ मुड़कर बोला, मॉम, आप जानती हैं और आपने देख लिया, मैं सिर्फ अनाहिता से ही प्यार करता हूँ और उसे ही अपनी जिंदगी में चाहता हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मानती है या नहीं। उसके डिक्लेरेशन से अनाहिता स्पीचलेस हो गई और अपना सर टिल्ट करके उसकी तरफ देखने लगी। वह पहले रुद्राक्ष की फीलिंग्स को लेकर श्योर नहीं थी, लेकिन वह इस समय रुद्राक्ष की सिंसेरिटी अपने लिए देख सकती थी, इसलिए उसे बिल्कुल रिग्रेट नहीं हुआ कि वह यहाँ आई और उसने सुमित्रा जी से यह सब कहा। भले ही कुछ वक्त जल्दबाजी में काम करना मुसीबत में डालता हो, मगर इस बार नहीं। तुम
सुमित्रा जी जो उनके सामने ही खड़ी थी वह गुस्से में कांप रही थी। उन्होंने अपनी कांपती भी उंगली रुद्राक्ष की तरफ पॉइंट करके सवाल पूछा, क्या तुम इसे इतना पसंद करते हो? मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ, रुद्राक्ष ने सॉफ्टली कहा। यह सुनते ही अनाहिता की आंखें शौक में बड़ी हो गई। लेकिन अगले ही सेकंड रुद्राक्ष बोला, मैं इसे प्यार करता हूँ और मेरी फीलिंग अनाहिता के लिए कभी नहीं बदलेंगे। जैसे ही सुमित्रा जी ने यह सुना उनका दिमाग एक प्लान उनके ब्लैक हो गया और आसपास की हवा पतली होने लगी। उनका बेटा अब वह इंसान नहीं था जो उनके हर एक बात मानता था। अचानक से उनका सारा कंट्रोल अपनी बेटे से छूट गया था, जिससे वह पैनिक होने लगी। नहीं, तुम नहीं। वह अपनी बात खत्म कर पाती उससे पहले ही उनके मुंह से खून निकला और वह जमीन पर गिर गई। मोम उन्हें गिरता हुआ देखकर रुद्राक्ष तुरंत आगे भागा और उन्हें काफी टेबल पर गिरने से पहले ही पकड़ लिया। सुमित्रा जी की आंखें टाइटली बंद थी, उनके मुंह से हल्का सा खून अभी भी बह रहा था जो अचानक से अजीब सा डर पैदा कर रहा था। और रमेश ने देखा तो उसने जल्दी से रुद्राक्ष से कहा, हमें जल्द से जल्द मैम को हॉस्पिटल भेजना होगा। हाँ, रुद्राक्ष सुमित्रा जी को उठाना ही वाला था, तभी अनाहिता ने आगे आते हुए कहा, रुको। रमेश सुमित्रा जी के साथ कई सालों से था, इसलिए उनके लिए बहुत लॉयल था। अब जब सुमित्रा जी को अनाहिता नहीं पसंद है तो वह भी उसे नहीं पसंद करता था। जब उसने देखा कि अनाहिता रुद्राक्ष को रोक रही है तो उसके दिमाग में पहला ख्याल यही आया कि अनाहिता सुमित्रा जी को करने देना चाहती है ताकि वह इस परिवार की बहू बन पाए। मिस देखिए, रमेश ने रुद्राक्ष की कोई परवाह नहीं की और गुस्से में बोला, क्या कर रही हैं आप? अगर मैम को कुछ हुआ तो आप रिस्पॉन्सिबल होंगी सबके लिए। अनाहिता ने एक्सप्लेन किया, मैं मेडिसिन जानती हूँ, मुझे पहले उन्हें देखने दीजिए। लेकिन रमेश को उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। आप मेडिसिन जानती है? इतनी कम उम्र में आपकी कौन सी मेडिसिन जानती है? इतना कहकर उसने मुड़कर रुद्राक्ष से बेचैन होकर कहा, सर हम और लेट नहीं कर सकते, मैम की कंडीशन क्रिटिकल है, हमें जल्द से जल्द उन्हें अस्पताल भेजना होगा। लेकिन रुद्राक्ष को देखकर लग रहा था कि उसने कुछ सुना ही नहीं। उसने अनाहिता की तरफ मुड़कर पूछा, क्या करूं मैं? उन्हें जमीन पर लिटा दो और वह भी एक साइड के बल पर। वह खून उनके साथ लेने वाली पल्स में जा रहा है, जिससे उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है। इस तरह करने से उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, रुद्राक्ष ने जवाब दिया। रुद्राक्ष वैसा ही करने वाला था जैसा अनाहिता ने कहा, लेकिन रमेश उसे रोकने के लिए आगे भागा। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड अ रूड हीरो, और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। एपिसोड 268 ट्रूलन देश। अब तक आपने सुना कि अनाहिता और रुद्राक्ष सिंघानिया मेंशन पहुंचते हैं सुमित्रा जी से बात करने के लिए, लेकिन जब रुद्राक्ष कहता है कि वह अनाहिता को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा तो यह सुनकर सुमित्रा जी की तबीयत खराब हो जाती है। अब आगे बढ़ते हुए रमेश ने अपना हाथ आगे करके रुद्राक्ष को रोकते हुए कहा, सर आप प्लीज अपने होश में आइए, आप इस वक्त पर प्यार में अंधे नहीं हो सकते हैं। इस वक्त सबसे ज्यादा मैम की जान बचाना जरूरी है। प्यार में अंधा? रुद्राक्ष ने उसकी बातें रिपीट की, वह भी काफी गुस्से में, जिसे सुनकर रमेश डर गया। लेकिन सुमित्रा जी के लिए उसकी वफादारी फिर भी खत्म नहीं हुई और वह बोला, प्लीज सर आप अपनी होश में वापस आइए। लगता है कि मैं घर पर ज्यादा नहीं लौटता हूँ, इसलिए मुझे पता नहीं चला कि कब हमारे घर का ओनर बदल चुका है। अभी यहाँ मुझे बटलर भी बताया कि मुझे क्या करना है। रुद्राक्ष ने कोल्ड आवाज में कहा और उसने रमेश को अपनी आंखें छोटी करके घुरा। तुरंत ही उसके आसपास की हवा ठंड हो गई, जिससे सबको डर लगने लगा। ऑब्वियसली रमेश ने इतना प्रेशर कभी महसूस नहीं किया था। वह डर के मारे कांपने लगा और उसने अपना हाथ नीचे कर दिया। अभी के अभी यहाँ से लेकर जाओ, रुद्राक्ष ने ऑर्डर दिया तो जल्दी 2 बॉडीगार्ड ज्यादा आए और रमेश को खींचकर दूर ले गए। रमेश गुस्से में और डरा हुआ दोनों था। उसे लग रहा था कि अनाहिता उसकी मैडम को मार देगी। उसकी तरफ देखते हुए अनाहिता नजर से भरोसा दिलाया, कहा चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें बचा लूंगी। बकवास बंद। वह अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही रुद्राक्ष की कोल्ड नजरें अपने ऊपर महसूस हुई तो आगे नहीं बोल पाया। है भगवान, क्या हुआ है उसके छोटे सर के साथ? तुम अपना काम शुरू करो। अगले सेकंड रुद्राक्ष ने अनाहिता की तरफ देखते हुए कहा, मैं अपनी मोम के साथ कुछ होने नहीं दे सकता, वह मेरा इकलौता परिवार है। हमें सर हिलाते हुए अनाहिता ने जवाब दिया, मैं समझ गई। और फिर उन्होंने सुमित्रा जी को जमीन पर लेट आया और उनकी पल्स चेक करने लगी। तुरंत ही उसे सुमित्रा जी की कंडीशन पता चल गई। मुझे किसी चीज की जरूरत है,
अनाहिता ने रुद्राक्ष की तरफ मुड़कर अपनी ज़रूरत की चीज़ों के बारे में बताया तो रुद्राक्ष में तुरंत ही कुछ बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर दिया, उन्हें लेकर आने के लिए कहा। सिंघानिया मेंशन में एक प्राइवेट क्लिनिक भी था, इसलिए रुद्राक्ष बॉडीगार्ड को ज़्यादा वक्त नहीं लगा। उस अस्पताल से अनाहिता की ज़रूरत की सारी सामान लेकर आने में एक मैनुअल स्पेक्ट्रम इंस्पेक्टर दिया और उसे क्षेत्र ट्यूब से कनेक्ट कर दिया और वह सुमित्रा जी के गले से फंसे हुए खून को निकलने लगी। जल्दी ही वह स्पेक्ट्रम स्प्लिटर लाल होने लगा और सुमित्रा जी की शान से धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी। उनके गले में कुछ फंस गया था, यह फीलिंग निकल गई। रमेश जी सुमित्रा जी के सांसों को नॉर्मल होता हुआ देखकर हैरान हो गया। भले ही उसकी आंखों में जो बेचैनी थी वह धीरे धीरे कम हो रही थी, मगर वह अभी भी डाउटफुल था, क्या यह लड़की सचमुच मेडिसिन जानती है। अनाहिता ने सुमित्रा जी के गले से वह कैप्टन इंस्पेक्टर निकाला और अपनी एक्यूपंक्चर टूल निकला जो वह हमेशा अपने साथ रखती थी। जब से शनाया के डैड अर्नव के जी के साथ वह हादसा हुआ था तब से ही अनाहिता अपने साथ यह एक्यूपंक्चर की चीज़ें रखनी थी और किस्मत से वह इस वक्त भी अपने साथ लेकर आई थी, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह इस्तेमाल में आने वाले हैं। प्लीज़ इन्हें नीचे से पकड़ो मेरे लिए, अनाहिता बोली। में उनकी मुझे उनके ऊपर एक्यूपंक्चर करना है तो हम इन्हें हिलने नहीं दे सकते। ऑल राइट, रुद्राक्ष में हाँ में सर हिलाया और कुछ बॉडीगार्ड के साथ सुमित्रा जी को पूरी तरह से टाइटली पकड़ लिया। अनाहिता ने अपने सिल्वर प्लेटेड नीडल्स निकले और एक के बाद उन्हें स्टेरलाइज करना शुरू कर दिया और फिर उन्हें एक के बाद एक सुमित्रा जी की स्किन में लगाने लगी। उसकी शांत नज़रों को देखकर पता नहीं क्यों मगर बिना एहसास हुए रमेश को भी उसे पर भरोसा होने लगा। वह एक्यूपंक्चर कर रही थी, उसके माथे से पसीना बह रहा था। अचानक से अनाहिता के चेहरे से बहुत पसीना बहाने लगा, तभी किसी ने टॉवल बढ़कर उसका पसीना पोंछ दिया। अपना सर उठाकर अनाहिता ने देखा तो रुद्राक्ष यह काम कर रहा था। रुद्राक्ष ने उसकी नज़रें नोटिस की तो तुरंत अपना हाथ पीछे खींचते हुए बोला, क्या मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ? नहीं, अनाहिता ने ना में सर हिलाया और अपने आप को शांत करके ट्रीटमेंट करने लगे थी तो धीरे धीरे उनका पैनिक मोड खत्म होने लगा और उनके चेहरे का कॉम्प्लेक्शन ठीक होने लगा। अहम पूरे रूम में शांति फैली हुई थी और ठीक उसी वक्त 2 बार खांसने की आवाज़ आई। रमेश को हैरानी जब वह तब हुई जब सुमित्रा जी ने खांसने के बाद धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। मैम उठ गई, रमेश ने हैरानी से कहा। सारे बॉडीगार्ड से है, आराम से। थोड़ी देर पहले या अनाहिता की मूवमेंट बहुत ही फास्ट और एक्यूरेट थे। सब लोगों ने अपने सांसें रुकी हुई थी और उन्हें डर लग रहा था कि कहीं सुमित्रा जी को कुछ हो ना जाए, लेकिन अब पता चला कि उसने सक्सेसफुली सुमित्रा जी को बचा लिया। इसी खुशी मौके का फ़ायदा उठाते हुए रमेश बॉडीगार्ड से छुटा और उनकी तरफ दौड़ा आया और बोला, मैम आप फाइनली उठ गई। सुमित्रा जी की आंखों के सामने अभी भी अंधेरा था, उन्हें देखने में काफ़ी सेकंड लग गए। रमेश को अपने साइड में देखकर उन्होंने थोड़ा कंफ्यूज होते हुए पूछा, क्या हुआ था मुझे? उन्होंने ठीक देखकर एक राहत की सांस लेते हुए रुद्राक्ष ने एक्सप्लेन किया, आप अभी भी होश हो गई थी, माहिरा ने आपको बचाया। माहिरा? सुमित्रा जी ने अनाहिता की तरफ देखा जिसका चेहरा पिला पड़ा हुआ था। माहिरा अनीता का निकनेम है, रुद्राक्ष ने एक्सप्लेन किया। तुरंत ही सुमित्रा जी की भौहें आपस में सिकुड़ गई और उन्होंने रमेश को हैरानी से देखा। रुद्राक्ष की बातों की वजह वह रमेश पर ज्यादा भरोसा करने वाली थी तो रमेश ने तुरंत थाहा में सर हिलाते हुए कहा, रुद्राक्ष सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, अभी अभी आपके मुंह से बहुत सारा खून निकला और आप बेहोश हो गई थी और उसकी वजह से आपकी तबीयत बहुत बिगड़ रही थी। मिस ने ही आपके मुंह से खून निकला और आपके गले को साफ किया और उसके बाद आपके ऊपर एक्यूपंक्चर परफॉर्म किया जिसकी वजह से आप होश में आ गई। अपनी आंखें नीचे करते हुए सुमित्रा जी ने अपनी हाथ पर वह सिल्वर प्लेटेड नीडल्स देखी। वह इसलिए भरोसा करना चाहती थी क्योंकि उन्हें पता था कि रमेश उनसे झूठ नहीं बोलेगा। अचानक से उनकी आंखों में कॉम्प्लिकेटेड इमोशन दिखाई देने लगे। तभी अनाहिता शांति से बोली, अब आप होश में आ गई है तो मैं वह निडल्स निकाल देती हूँ। आपका ब्लड प्रेशर बहुत ही ज्यादा था और अपने दवाइयाँ नहीं ली थी, आप ऐसा नहीं कर सकती, आपको अपनी दवाइयाँ अभी लेनी होगी और उज्जवल से डबल कंपैरिजन में लेनी होगी। यह सुनते ही रमेश दौड़कर किचन में गया और पानी लेकर आया ताकि सुमित्रा जी अपनी दवाइयाँ ले सके। जब सुमित्रा जी ने पानी पिया तब उन्हें अपने मुंह में थोड़ा खून का भी स्वाद आया जो पानी पीने का वजह साफ हो गया था और वह काफी रिफ्रेश फील कर रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा जैसे कि उनकी अभी अभी जो तबीयत बिगड़ी थी वह एक सपना था। अपने दांत पीसते हुए उन्होंने अनाहिता को देखा जो उनकी बॉडी से नीडल्स निकल रही थी और वह कोल्डली बोली, तुम यह मत सोच लेना कि तुमने मुझे बचाया है तो मैं तुम्हें रुद्राक्ष के साथ रहने की इजाज़त दे दूंगी, तुम उसके लायक नहीं हो।
मैं जानती हूँ, मैं और हार्ड वर्क करूंगी। अनाहिता की क्रिस्टल क्लियर आगे कोल्ड मगर कॉन्फिडेंस थी, और कोई और होता तो इन सबके लिए क्रेडिट जरूर लेता, लेकिन उसने कुछ नहीं किया, बल्कि उसकी आंखें पहले की तरह ही बिल्कुल शांत थी, बिल्कुल पानी की तरह। उसके एक्सप्रेशन बहुत ही सिंसियर और डिफरेंट थे, जिससे सुमित्रा जी को अजीब सा फील होने लगा। फाइनली वह एम्बेरस फील करने लगी। नीडल्स निकाले जाने के बाद अनाहिता की सांसें तेज हो गई। एशियानेट मेडिसिन में जो एक्यूपंक्चर होता है, उसे परफॉर्म करने के लिए बहुत एनर्जी की जरूरत होती है। जब उसने देखा कि सुमित्रा जी ठीक हो चुकी है, तो उसकी सारी ताकत खत्म हो गई है, तो उसने सबकॉन्शियसली रुद्राक्ष को पकड़ लिया और रिक्वेस्ट की, मुझे थोड़ी देर सोना है। जैसे ही अनाहिता ने अपनी बात खत्म की, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह वहीं जमीन पर गिर गई। माहिरा, रुद्राक्ष ने जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़कर उसके सर के नीचे रख दिया ताकि उसका सर जमीन पर ना टकराए। मैं इसे लेकर जाता हूँ ऊपर थोड़ी देर आराम करने के लिए। इतना कहने के बाद रुद्राक्ष ने अनाहिता को गोद में उठाया और उसे अपने रूम में, जो सेकंड फ्लोर पर था, वहां ले जाने लगा। सुमित्रा जी से रोकना चाहती थी, मगर उन्होंने अपने आप को कंट्रोल कर लिया और एक गहरी सांस छोड़ते हुए उन्होंने एक फीमेल हाउस स्पीकर से कहा, मुझे ऊपर लेने चलने में मदद करो। आज जो कुछ भी हुआ उनके एक्सपेक्टेशन से बाहर था। लगता है उन्हें सब कुछ रुद्राक्ष को क्लियरली एक्सप्लेन करना ही होगा। रमेश, जो सुमित्रा जी के साथ साथ ही चल रहा था, उसने सुमित्रा जी की तरफ देखकर हिम्मत इकट्ठा करके कहा, मैम, मुझे लगता है कि छोटे सर मिस को लेकर काफी सीरियस है। आपको शायद उन्हें एक मौका देना चाहिए। वह इतनी भी बुरी नहीं है जितना हम उनके बारे में सोचते थे। यह सुनते ही सुमित्रा जी ने उसे गुस्से में घुरा तो वह बिल्कुल चुप हो गया और बोला, आई एम सॉरी मैम, प्लीज मेरी बातों पर ध्यान मत दीजिए। उसी की तरफ देखते हुए सुमित्रा जी ने ना में सर हिलाया, बल्कि उनके खुद की इमोशन काफी कॉम्प्लिकेटेड थे। वह कोई हार्टलेस औरत नहीं थी, उनके अंदर भी फीलिंग्स थी। अनाहिता उनके लिए क्या किया है, यह जानकर वह सचमुच थोड़ी खुश थी, लेकिन भूल जाओ। सुमित्रा जी ने गहरी सांस छोड़ी और रमेश से बोली, जाओ और रुद्राक्ष को बुलाकर लाओ, उससे कहना कि मुझे उसे कुछ बात करनी है। जी मैम। रमेश ने इस घर में बहुत सालों से काम किया था। ऑब्वियसली उसने सुमित्रा जी की एक्सप्रेशन नोटिस करती है और उनके आर्डर देते ही वह तुरंत को ढूंढने के लिए भाग। वही रुद्राक्ष अनाहिता को एक स्पून से धीरे धीरे पानी पिला रहा था, उसे हाई रेट करने के लिए। वह चुपचाप उसके बड़े से बेड पर थोड़ी कमजोर हालत में सोई हुई थी। उसे इस तरह देखकर रुद्राक्ष को बहुत बुरा लग, और जब जब उसे याद आता कि आज अनाहिता ने उसके लिए क्या किया है, तो उसका दिल सॉफ्ट हो जाता। वह अपने आप को रोक नहीं पाया और उसने अपना अनाहिता के हाथ अपने हाथों में पकड़ लिया। उसे हैरानी तब हुई जब अनाहिता के हाथ इतनी छोटे थे कि वह अपनी एक हाथ से दोनों को आराम से पकड़ सकता था। वह इतनी यंग है, मगर फिर भी उसने इतना कुछ एक्सपीरियंस किया है और इतना कुछ बर्दाश्त किया है। अनाहिता की तरफ देखते हुए रुद्राक्ष को ऐसा लग रहा जैसे कोई उसके दिल पर सुइयों से वार कर रहा हो। ठीक उसी वक्त किसी ने दरवाजा नोक किया। रुद्राक्ष ने गुस्से में उसे तरफ से देखा तो उसे रमेश अंदर आता हुआ दिखा। सर। रमेश ने एक नज़र अनाहिता की तरफ देखा जो सो रही थी, और फिर धीमी आवाज में बोला, मैम ने आपको नीचे बुलाया है, वह आपको कुछ बताना चाहती हैं। अनाहिता का हाथ बैंड पर रखते हुए रुद्राक्ष ने खड़ा होकर कहा, इसका अच्छे से ध्यान रखना, मैं अभी आता हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मिस ने अभी अभी मैम की जान बचाई है, और आपकी मोम ने पहले मेरी जान बचाई थी, इसलिए एक तरीके से यह भी उन्हीं के बराबर है, इसलिए मैं इनका ध्यान रखूंगा। रमेश के एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे वह अनाहिता के लिए कुछ भी करने को तैयार हो। यह देखकर रुद्राक्ष ने एक राहत के सांस ली और नीचे चला गया। जब तक वह नीचे पहुंचा तब तक सुमित्रा जी ऑलरेडी फ्रेश हो चुकी थी और उनकी बॉडी पर कोई खून नहीं था। वह फिर से लिविंग हॉल में आकर अपने कपड़े बदलकर काफी सख्त एक्सप्रेशन के साथ बैठी हुई थी। रुद्राक्ष भी काफी सख्त एक्सप्रेशन के साथ नीचे आया और उसने पूछा, आपको क्या बताना है मुझे? उसका जवाब देने की जगह सुमित्रा जी ने लिविंग रूम में काम कर रहे हैं सारे सर्वेंट को वहां से जाने के लिए कह दिया, और फिर उन सबके चले जाने के बाद बोली, रुद्र, क्या तुम्हें पता है कि क्यों मुझे तुम्हारे और अनाहिता की रिश्ते से प्रॉब्लम है? अपनी भौहों आपस में सिकुड़ते हुए रुद्राक्ष ने जवाब दिया, क्योंकि आपको लगता है कि वह गांव की पली बड़ी लड़की है और उसका कोई अच्छा फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, तो वह मुझे बिजनेस में मदद नहीं कर सकती। सुमित्रा जी ने हाँ में सर हिलाया और फिर ना में सर हिलाया और फाइनली अपने ऊपर ही हंसते हुए कमेंट किया, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी बिहेवियर से तुम्हें ऐसा लगने लगेगा कि मैं एक ऐसे इंसान हूँ जिसे पैसे और बिजनेस की ही पड़ी है।
क्या आप वैसी इंसान नहीं हैं? उसका सवाल सुनकर सुमित्रा जी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा था। वह थोड़ी देर बाद बोली, मैं मानती हूँ कि अनाहिता को ना अपनाने का यह भी एक कारण है, मगर मैं इसे इग्नोर कर सकती हूँ। लेकिन इससे भी एक बड़ी और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। रुद्राक्ष ने उनके तरफ सीरियस एक्सप्रेशन के साथ देखा और पूछा, और क्या कारण है? मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा सकती क्योंकि वह सीता राठौड़ की बेटी अनाहित राठौड़ है। उनकी बात सुनकर रुद्राक्ष की एक्सप्रेशन और भी कंफ्यूज हो गया। सुमित्रा जी ने बातें घुमाने फिरने के बजाय एक्सप्लेन करना शुरू किया, अनाहिता की मॉम मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड की बेटी से कोई बुराई नहीं लगती, अगर वह पहले ही गांव में पाली बड़ी हो। अगर अनाहिता नहीं होती तो मैं कभी भी तुम्हारे मन में किसी लड़की के लिए इतना प्यार देखकर उसे लड़की को रिजेक्ट नहीं करती। आपका इससे क्या मतलब है? रुद्राक्ष का सब्र खत्म होता जा रहा था और उसने सुमित्रा जी से डायरेक्ट पूछा कि उनका मतलब क्या है। वह अनाहिता को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकती? एक गहरी सांस छोड़ते हुए सुमित्रा जी ने धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम्हें पता है कि हिमेश मल्होत्रा अनाह का फादर नहीं है? हैरान रुद्राक्ष ने जवाब दिया, हाँ मैं जानता हूँ। यह सुनकर सुमित्रा जी की आंखें शौक में बड़ी हो गई और उन्होंने कहा, तुम जानते हो? तुम्हें कैसे पता चला? अचानक से रुद्राक्ष को अपनी माँ की आंखों में बहुत सारा डर दिखाई दिया। वह काफी स्ट्रेंज फील कर रहा था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसकी एरोगेंट माँ कभी भी अनाहिता के बारे में बात करते हुए ऐसे एक्सप्रेशन दिखाएगी। अपनी इच्छा को टेम्परेरी कंट्रोल में करते हुए रुद्राक्ष ने जवाब दिया, एक बार ऐसा हुआ था कि हिमेश मल्होत्रा ने इंतजाम किया था कि अनाहिता मेरे साथ सो जाए ताकि उसके बदले में मल्होत्रा ग्रुप को फायदा मिल सके। उन्हें तो कैसे फील हुआ कि ऐसा कोई बायोलॉजिकल फादर तो नहीं कर सकता, इसलिए हमने उसे, और तब हमें पता चला कि हिमेश मल्होत्रा उसका बायोलॉजिकल फादर नहीं है, लेकिन लगता है उसे इस बारे में अभी तक नहीं पता। उसकी बात सुनकर सुमित्रा जी कड़वी मुस्कुराहट के बाद बोली, उस इडियट को पता भी कैसे चलता? एक बार सीता ने उससे शादी करने का फैसला कर लिया था, इसका मतलब उसने सब कुछ पहले से ही प्लान किया था। लेकिन बदकिस्मती से उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह उनके हाथों मारी जाएगी। अपनी भावना को कवर करते हुए रुद्राक्ष ने पूछा, जैसा कि उम्मीद थी, आपको माहिरा की मां की मौत के बारे में पता है? क्या उसे हिमेश मल्होत्रा और अनीता नहीं मारा है? उसका सवाल सुनकर सुमित्रा जी ने ना में सर हिलाकर कहा, मुझे हर एक चीज़ डिटेल में नहीं पता, मगर मुझे इतना ज़रूर भरोसा है कि वह दोनों उसके मर्डर में ज़रूर इन्वॉल्व होंगे। रुद्राक्ष उनकी बात सुनकर कंफ्यूज हो गया और उसकी आवाज़ में थोड़ा गुस्सा लेते हुए बोला, क्या माहिरा की मॉम आपकी बेस्ट फ्रेंड नहीं थी? उनकी मौत हो जाने के बाद आपने कुछ किया क्यों नहीं? आपने उनकी मौत के बाद उनके खूनी का पता लगाकर उन्हें सज़ा क्यों नहीं दिलवाई? क्योंकि इन सब के पीछे असली मास्टरमाइंड कॉलेज और था, जिसे हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। हम उसकी आंखों में देखते हुए सुमित्रा जी ने सख्त एक्सप्रेशन के साथ हम में सर हिलाया और कहा, हमसे मतलब है सिंघानिया परिवार? नहीं, यहाँ तक कि अगर चारों बड़े परिवार जो मुंबई में है एक साथ भी कम करें तो हम उसे उनकी बराबरी नहीं कर सकते। तुम चूलन बारे में जानते हो? सुमित्रा जी ने यह कहते वक्त अपनी मुट्ठियां कस के बंद की हुई थी ताकि वह डर के मारे कांपने ना लगे। चूलन? कुछ याद करके रुद्राक्ष ने हाँ में सर हिलाया और कहा, जब मैं मुंबई यूनिवर्सिटी में था तो एक बार लेक्चर में कहा था कि यह एक देश है। हिस्ट्री क्लास के दौरान यह देश बहुत ही अजीब व एक छोटा सा टापू है। जब हमारा देश इंडिया अंग्रेजों का गुलाम था तो अंग्रेज कई शिप में भरकर इंडिया लोगों को दूसरे देशों में काम करवाने के लिए लेकर जाते थे, और इस दौरान एक शिफ्ट पर किसी ने बगावत कर दी और उसे एक दूसरे टापू पर लेकर चले गए। वह टापू पूरी तरह से प्राकृतिक ईंधन और खाने पीने से भरा हुआ था, इसलिए उन इंडियंस ने मिलकर उसे टापू पर ही एक नया देश बसा लिया था। लेकिन इस वक्त भी वह देश किसी दूसरे कंट्रीज के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं करता है। हमें बस इतना ही पता है कि उसका काफी मिस्टीरियस और लंबी हिस्ट्री है, और उनकी हिस्ट्री क्या है हमें कुछ नहीं पता। सीरियस से भी ज्यादा कुछ है। सुमित्रा जी ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, सब लोग को यही लगता है कि एक कंट्री इसके कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं होंगे दूसरे देशों के साथ, वह अंडर डेवलप होगा, लेकिन वह इतने सालों बाद भी एग्जिस्ट करता है। और उसके अलावा मैंने यह भी सुना है कि उसे कंट्री के लोगों के पास कुछ मिस्टीरियस पावर्स होती है जो साइंस भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। लेकिन उनकी बातों को रुद्राक्ष ने मजाक के तौर पर लिया और कहा, यह सब अफवाह है। वह लोग दुनिया के सामने नहीं आते, इसलिए बाहर की दुनिया ने उनके बारे में अंदाज लगाना शुरू कर दिए हैं।
जवाब में सुमित्रा जी ने ना में सर हिलाया और कड़वी मुस्कुराहट के बाद बोली, मैंने उसे आदमी को पहले भी देखा है। भूल जाओ, उस आदमी के बारे में सोचकर भी मुझे डर लगता है। मैं बस तुम्हें यही बता सकती हूँ कि अनाहिता का बायोलॉजिकल फादर ट्रुलन देश से ही था। वह लोग किसी दूसरे देश की लड़की से शादी नहीं करने देते क्योंकि उनका मानना है कि वह लोग एक प्योर ब्लड लाइन है जो किसी और देश की लड़की से शादी करने पर गंदा हो जाएगा। इस वजह से ही सीता की शादी आखिर में उस इंसान से नहीं हो पाई थी। अपनी भौहों आपस में सिकुड़ते हुए रुद्राक्ष ने पूछा, तो क्या आपका मतलब यह है कि जिसने माहिरा की मॉम को मारा वह इंसान ट्रुलन से था? सुमित्रा जी ने उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, तुम जिसे चाहो उसे पसंद करो, जिसे चाहो उसे प्यार करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भले वह गरीब हो, बदसूरत हो, तुम्हारे करियर में हेल्प कर पाए या ना कर पाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर प्लीज अनाहिता से दूर हो जाओ। तुम जानते हो कि अनाहिता हमारे परिवार के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा लेकर आ सकती है। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड रूड हीरो, और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। एपिसोड 269, सुमित्रा जी ने अनाहिता को दिया मौका। अब तक आपने सुना कि सुमित्रा जी की तबीयत खराब होती है मगर नहीं था उन्हें ठीक कर देती है, और उसके बाद सुमित्रा जी रुद्राक्ष को अनाहिता से शादी न करने देने का कारण बताते हैं। अब आगे सुमित्रा रुद्राक्ष से रिक्वेस्ट कर रही थी। उनके चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा था, जैसे उन्हें रुद्राक्ष की जान को लेकर खतरा बहुत महसूस हो रहा था। उसके बाद रुद्राक्ष कुछ भी क्यों नहीं पूछता, वह शांति रही और बस यही कह रही थी कि वह अनाहिता से दूर रहे। अगर उन लोगों को ना पता चले कि वह उनका खून है तो सब ठीक रहेगा, लेकिन एक बार उन्हें पता चल जाएगा तो वह लोग पक्का या तो उसे अपने साथ ले जाएंगे या फिर उससे छुटकारा पाने के लिए उसे मार डालेंगे, और जब ऐसा होगा तो सिर्फ तुम्हारा ही दिल टूटेगा। रुद्राक्ष का हाथ टाइटली पड़ते हुए सुमित्रा जी ने आगे कहा, इस वक्त मैं जो कुछ भी कर रही हूँ तुम्हारे खुशी के लिए ही करी हूँ। तुम्हें उससे जल्द से दूर हो जाना चाहिए। लेकिन सुमित्रा जी के किसी भी बात का असर रुद्राक्ष पर नहीं पड़ रहा था। उसने अपना हाथ उनकी पकड़ से छुड़ाया और कहा, मैंने ऑलरेडी आपसे कह दिया है कि मैं उससे प्यार करता हूं, और अगर आप चाहती हैं कि मैं उससे अलग हो जाऊं तो उससे अलग होने के बाद दोबारा कभी किसी लड़की के मेरे जिंदगी में आने या फिर शादी करने के बारे में मत सोचेगा। मैं पूरी जिंदगी अकेला ही रहूंगा। क्या तुम मुझसे इतना पसंद करते हो? सुमित्रा जी ने हेल्पलेसली पूछा। मैंने आपको बताया है, मैं उसे पसंद नहीं करता, मैं उससे प्यार करता हूँ। यह सुनकर सुमित्रा जी का चेहरा पीला पड़ गया और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। उसी वक्त रमेश नीचे आया और उसने कहा, रुद्राक्ष मैम वह मिस उठ गई है, मैं उसे देख कर आता हूँ। इतना कहने के बाद रुद्राक्ष 2 कदम आगे बढ़ा और फिर उसने मुड़कर पूछा, मॉम क्या आप सचमुच उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही? जब सुमित्रा जी ने रुद्राक्ष की आंखों में वह डिटर्मिनेशन देखी तो एक गहरी सांस छोड़कर बोली, चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ उसे देखने के लिए। वही रूम में अनाहिता को ऐसा लग रहा था कि थोड़ी देर आराम करने के बाद उसकी ताकत वापस आ गई है, लेकिन जैसे ही वह बैठी हुई थी उसे अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ। ठीक उसी वक्त दरवाज़ा खुला और उसने सुमित्रा जी और रुद्राक्ष को एक साथ अंदर आते हुए देखा। सुमित्रा जी के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन उसके लिए उसकी नज़र थोड़ी बहुत बदल चुकी थी, और लेकिन अनाहिता को कुछ समझ नहीं आया कि वह बदलाव क्या था। मिसेज सिंघानिया, अनाहिता ने उन्हें ग्रिट किया, कोई फर्क नहीं पड़ता कि सुमित्रा जी का उसके साथ क्या बिहेवियर है, मगर उन्होंने रुद्राक्ष को जन्म दिया है और उसकी माँ है वह, इसलिए अनाहिता उनसे रिस्पेक्ट से ही बात कर रही थी। थोड़ी देर बाद ही सुमित्रा जी ने खांसते हुए कहा, तुमने मेरी जान बचाई है और यह तुम्हारा मेरे ऊपर एहसान है, इसलिए मैं तुम्हें मौका देने के लिए तैयार हूँ। यह सुनते ही अनाहिता और रुद्राक्ष दोनों की आंखों में चमक आ गई। रुद्राक्ष ने सबसे पहले आगे बढ़कर सवाल पूछा, मॉम क्या आप हमें एक साथ रहने की परमिशन दे रही है? अभी नहीं, अपना सर उठाते हुए सुमित्रा जी ने अनाहिता को देखकर कहा, तुम्हें यह प्रूव करना होगा कि तुम रुद्राक्ष के लायक हो, वह भी 3 महीने के अंदर। अगर तुम ऐसा कर पाई तो हाँ, मैं तुम दोनों के रिस्की रिश्ते को अप्रूव कर दूंगी। रिस्क? अनाहिता थोड़ा कंफ्यूज हो गई। उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि रुद्राक्ष का उसके साथ रहना रिस्की है, लेकिन उसकी आंखों में आ रहे डाउट को सुमित्रा जी ने इग्नोर किया और कहा, यह याद रखना तुम्हारे पास अपने आप को प्रूफ करने के लिए सिर्फ 3 महीने हैं। इन 3 महीना में मैं तुम्हारे काम में दखल नहीं दूंगी, लेकिन अगर तुमने 3 महीने में अपने आप प्रूफ नहीं किया तो रुद्राक्ष को तुम कभी नहीं देख पाओगी। क्या तुम ऐसा कर सकती हो?
अपनी मुठिया बनाते हुए अनाहिता ने बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ में सर हिलाया और कहा, बिल्कुल कर सकती हूँ। यह बस अपनी वैल्यू प्रूफ करने की बात है। एक बार वह हिमेश मल्होत्रा से पीछे छुड़ा ले तो उसे अपनी आइडेंटिटी छुपाने की कोई जरूरत नहीं होगी, तो नेचुरली वह अपने हर तरह की आइडेंटिटी सुमित्रा जी के सामने रख देगी, जिससे उसकी वैल्यू उनकी नज़रों में प्रूफ हो जाएगी। लगता है उसे जल्द से जल्द इस हिमेश मल्होत्रा से पीछा छोड़ाना ही होगा। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन देखकर सुमित्रा जी के होंठ हल्के से हिले, मगर आखिर में उन्होंने कुछ नहीं कहा और रमेश के साथ बाहर चली गई। कुछ कदम आगे जाने के बाद रमेश ने अचानक से पीछे मुड़कर अनाहिता को गुड लक का इशारा किया। उसके रिस्पांस में अनाहिता मुस्कुराई और उसे और सुमित्रा जी को जाते हुए देखती रही। माहिरा, रुद्राक्ष ने परेशानी भरे एक्सप्रेशन के साथ आगे जाकर उसे पकड़ते हुए कहा, क्या तुम अच्छा फील कर रही हो? क्या तुम्हें अस्पताल ले चलूं मैं? नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे मेरी कंडीशन बहुत अच्छे से पता है। लेकिन रुद्राक्ष भी नहीं माना और बोला, एक बार तुम्हारी कंडीशन को अस्पताल में चेक करवा लिया जाए तो ज्यादा से रहेगा ना? यह सचमुच जरूरी नहीं है, अनाहिता ने एक्सप्लेन किया। मेरी कंडीशन इस वक्त बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैं 3-4 किलोमीटर एक साथ भागी हूँ और मेरी सारी एनर्जी खत्म हो गई है, और जब मैं थोड़ी देर आराम कर लिया तो मैं बिल्कुल अच्छा फील कर रही हूँ। भले ही अनाहकता का चेहरा पूरी तरह से पहले की तरह गलो नहीं कर रहा था, मगर जब वह बेहोश हुई थी उस तरह वह कमजोर नहीं दिख रही थी, इसलिए आखिर में रुद्राक्ष मान गया और उसने मुस्कुराकर माफी मांगते हुए कहा, मेरी मॉम थोड़ा तेज जबान की है, लेकिन उनका दिल बहुत सॉफ्ट है। अगर एक बार तुम उनसे फ्यूचर में अच्छे से मिलेगी और बातें कर लोगी तो तुम उन्हें जानने लगेगी। अनाहिता ने कहा, वह मेरी मॉम की बेस्ट फ्रेंड थी, इसलिए मैं सोच ही नहीं सकती कि वह बुरी इंसान होंगी। उसकी चमकती हुई आंखों को देखकर रुद्राक्ष खुद को रोक नहीं पाया और अपनी एक हाथ से उसके बाल सहलाने लगा। उसके हाथों की गर्माहट को महसूस करके अनाहिता को फिर से अपने दिल की धड़कन तेज महसूस है। तभी अचानक रुद्राक्ष ने पूछा, क्या तुम सच में हमारी शादी को सीरियसली लोगी? अनाहिता ने उसके सवाल का जवाब देने की जगह उससे ही पूछा, क्या तुम्हें पता है कि उस दिन मैं साइकेट्रिस्ट के पास गई थी तो उसने मुझसे क्या कहा था? क्या कहा था? मैंने उन्हें बताया कि जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ तो मुझे शर्म आने लगती है और मुझे थोड़ा सा नर्वस फील होता है, मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती है। तो उन्होंने कहा, कंग्रेचुलेशन, आपको प्यार हो गया है। इतना कहने के बाद अनाहिता ने क्यूट सा एक्सप्रेशन बनाकर कहा, अब मैं उनकी कांग्रेचुलेशंस को वेस्ट नहीं होने दे सकती ना। अनाहिता के लिए रुद्राक्ष उसका क्रश था और वह उसे लाइक करती थी। अभी वह प्यार है या नहीं यह बात नहीं समझी थी। रुद्राक्ष को अचानक उस रोमांटिक ड्रामा का ख्याल आया जो उसने दोपहर में देखी थी और बोला, तुम आग के साथ खेल रही हो? यह सुनते ही अनाहिता कंफ्यूज हो गई और उसने पूछा, रुद्राक्ष क्या तुम ठीक हो? यह सुनते ही रुद्राक्ष के चेहरे की स्माइल जम गई और उसने दिल ही दिल में ध्रुव को 1000 गालियां दी। उसे डोमिनेटिंग सीईओ बना ही नहीं चाहिए था। रुद्राक्ष ने अचानक से सामने झुकते हुए उसके लिप्स पर किस करने ही वाला था, तभी अचानक उसका फोन बजने लगा। वह सारिका और रितेश का था। कॉलर आईडी देखकर रुद्राक्ष बोला, शायद उनके पास उसे दवाई है और बाकी दवाइयां के बारे में मंचूरियन से कोई खबर होगी। इतना कहकर रुद्राक्ष ने कॉल उठाया और उसे स्पीकर पर रख दिया। दूसरी तरफ से सारिका की आवाज आई, बोस कहाँ है आप? हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई है और इस वक्त हम एयरपोर्ट पर हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, इसलिए हम आपको बात नहीं सकते। हम कहाँ मिल सकते हैं? ठीक है मैम, फुल मेंशन आ जाओ। ऑल राइट। जब अनाहिता ने सारिका की आवाज सुनी तो अचानक से कुछ वक्त पहले जो ऑकवर्डनेस उसे महसूस हुई थी वह याद आ गया। जब वह रुद्राक्ष के साथ सिंघानिया मेंशन से निकलने के लिए गाड़ी में बैठी तो वह अपने आप को रोक नहीं पाई और उसने पूछा, रुद्राक्ष मुझे लगता है कि सारिका बहुत खूबसूरत है, तुम्हें क्या लगता है? यह सुनते ही रुद्राक्ष ने पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा, शरारती स्माइल के साथ पूछा, तुम्हें जलन हो रही है? अनाहिता हैरखन हो गई और थोड़ा एम्ब्रेस भी, क्योंकि रुद्राक्ष में उसके मन की बात पड़ ली थी। लेकिन उसने अपने आप को शांत किया और गाड़ी की खिड़की के बाहर देखते हुए मना करते हुए बोली, किसे जलन हो रही है? मुझे ऐसा लगा और मैं तुमसे बस ओपिनियन पूछ रही थी, ओके? रुद्राक्ष ने उसे इम्बेरस देखकर उसे एक्सपोज नहीं किया और एक हाथ से स्टेयरिंग में पकड़ने के बाद दूसरे हाथ से उसका हाथ पकड़ लिया और हल्का सा दबाते हुए बोला, मुझे नहीं पता कि खूबसूरत किसे कहते हैं, क्योंकि मैं लोगों को उनके बाहरी चेहरे से नहीं जज करता। यह सुनते ही अनाहिता ने रुद्राक्ष की तरफ देखा और पूछा, सचमुच? रिस्पांस में रुद्राक्ष ने अपने कंधे उचकाए और जवाब दिया, अगर वह नहीं होती तो
मुझे रिलायंस ही नहीं होता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यह सुनकर अनाहिता ने हैरानी से पूछा, और तुमने ऐसा क्यों कहा? क्या तुम्हें याद है कि मैं पिछले दिनों कुछ दिनों के लिए तुम्हारे फ़ोन नहीं उठाया था और ना ही तुमसे कांटेक्ट किया था? हाँ, अनाहिता ने हाँ में सर हिलाया। न सिर्फ उसे वह बात याद थी बल्कि वह दिमाग में छपी हुई थी। उस पीरियड के दौरान वह बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड थी। उसे बारे में सोचते हुए अनाहिता को लगा कि शायद वह उसी वक्त रुद्राक्ष से प्यार करने लगी थी। कुछ सेकंड बाद रुद्राक्ष बोला, उसने मुझसे बात बताया था कि मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे बारे में कैसा फील करता हूँ, तो मैं तुमसे कम से कम एक हफ्ते के लिए कांटेक्ट ना करूँ और दूर रहूँ। अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ तो फिर तुम मेरे लिए सिर्फ एक दोस्त हो, और अगर नहीं कर पाया तो इसका मतलब है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और तुम जानती हो कि उसके बाद क्या हुआ? मैं नहीं कर पाया एक हफ्ते तक तुमसे दूर रहना। रुद्राक्ष को ऐसा फील हो रहा था कि अगर वह अनाहिता को एक दिन बिना देखे तो उसे बर्दाश्त नहीं होगा, एक हफ्ता तो दूर की बात है। उसके एक्सप्रेशन देखकर रुद्राक्ष ने क्यूरियस होकर पूछा, क्या तुमने भी उसे दौरान मुझे मिस किया था? अनाहिता ने मना कर दिया और कहा, मैं तो उसे टाइम बहुत बिजी थी, मेरे पास वक्त नहीं था तुम्हें मिस करने का। रुद्राक्ष ने उदास होने का नाटक किया, मगर उसने ऑलरेडी अनाहिता के चेहरे पर शर्म देख ली थी। जल्दी ही वह लोग मेपल मेंशन पहुंच गए। जैसे ही वह लोग वहां पहुंचे, सारिका और रितेश दोनों पहले से उनका इंतजार कर रहे थे। पहले अनाहिता को एक तरह की दवाई मिली थी अनीता के पास से, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह किस तरह की दवाई है, इसलिए उसने इस रुद्राक्ष से किसी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा था। उनके मेंशन में आते ही रुद्राक्ष ने पूछा, क्या पता चला तुम्हें? सारिका ने रिस्पेक्टफुली कहा, बोस, जिस दवाई के बारे में आपने हमें इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा था वह सचमुच मंचूरियन में ही बनता है। यह सुनकर अनाहिता ने जल्दी से पूछा, और उसे दवाई का इफेक्ट क्या होता है? उस हर्ब का नाम गिया है। यह एक वाहन के पुरानी देवी का नाम है जो बिना हस्बैंड किए बच्चे क्रिएट करती थी, और अपने नाम की तरह ही यह दवाई है। इसे पीने के बाद यह बच्चे क्रिएट कर सकता है, लेकिन वह सिर्फ एक धोखा होता है। वह दवाइयाँ लेने के बाद ह्यूमन बॉडी में प्रेगनेंसी के चिन्ह दिखाई देने लगते हैं, बस इतना ही। इस दवाई को लेने के बाद एक्चुअली में कोई बच्चा पैदा नहीं होता है। सारिका का एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद अनाहिता को कुछ रियलाइज हुआ। उसका शक बिल्कुल सही था। अनीता की प्रेगनेंसी फेक है। हिमेश मल्होत्रा चाहता है कि अनीता उसके बेटे को जन्म दे, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं कि वह प्रेग्नेंट ही नहीं है। अगले ही सेकंड रुद्राक्ष ने सार्कास्टिकली कहा, अनीता बहुत ही कैपेबल है, देखो तो उसने दूसरे देश से यह दवाई मंगा ली। यह पक्का उसके लवर विनोद का काम होगा जो उसमें उसकी मदद करता है। लगता है उसके पास बहुत सारे तरीके हैं इन सब चीजों से निकलने की। ठीक उसी वक्त रितेश ने कहा, मैम, हम आपके लिए कुछ वापस लेकर आए हैं। इतना कहकर उसने अपनी पॉकेट से एक छोटा सा दवाई का बैग निकाला। उसकी स्मेल से अनाहिता कुछ दवाइयां को पहचान गई, मगर कुछ को वह नहीं जानती थी। क्या है यह इसमें? उसने पूछा। रितेश ने जवाब दिया, यह वह है जो उसके झूठ को उजागर कर सकता है। तभी सारिका बोली, इस दवाई को खाने के बाद खिया को खाना पॉइंटलेस हो जाएगा, और इसके अंदर एक ब्लैक लेस भी है जिसकी वजह से वह कभी प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। अपना हाथ बढ़ाकर अनाहिता ने वह बैग रख लिया ताकि वह ममता से कहकर यह दवाइयां अनीता के खाने में मिल सके। रुद्राक्ष ने पूछा, अब क्या करना है? अनाहिता ने रिस्पांस में, रुद्राक्ष, अनीता प्रेगनेंसी का नाटक कर रही है तो उसके पास फेक मिसकैरेज का भी एक प्लान होगा। उसे अपने मिसकैरेज करने के लिए किसी एक कारण की जरूरत होगी, और मैं 100% श्योर हूं कि फेक मिसकैरेज का इल्जाम जिस पर वह लगाना चाहेगी वह पहले इंसान मैं ही होगी, ताकि वह हिमेश मल्होत्रा से कहकर मुझे छुटकारा पा सके। हाँ में सर हिलाते हुए रुद्राक्ष ने सारिका और रितेश को दिखा और बोला, थैंक यू तुम्हारे हार्ड वर्क के लिए, अब जाओ और आराम करो। यस सर। दोनों ने जल्दी से आसपास का एटमॉस्फेयर देखा और भाग गए। उसके बाद अपनी नज़र अनाहिता पर करते हुए रुद्राक्ष ने सजेशन दिया, लेट हो रहा है, तुम यही क्यों नहीं सो जाती आज रात? अचानक से यह बात सुनते ही अनाहिता को लगा कि वह खुद के कदमों से चलकर शेर की गुफा में आ गई है। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया और वह हकलाने लगी, रुद्राक्ष में अभी रेडी। रुद्राक्ष हंसने लगा और उसने उसके सर पर मारते हुए कहा, क्या सोच रही हो तुम? क्या तुम्हें लगता है कि मैं उस तरह का आदमी हूँ जो डेस्परेट है? मैं इंतजार करूंगा जब तक तुम रेडी हो जाओ, इसलिए आज यही सो जाओ। तुम इस यहाँ पर बहुत सारे रूम से, इसलिए तुम्हें मेरे साथ एक ही रूम में नहीं रहना पड़ेगा। ओके प्लीज रुक जाओ। रुद्राक्ष की आवाज़ ऑलमोस्ट ऐसी थी जैसे वह एक बच्चा हो जो मिठाई मांग रहा हो।
अनाहिता को रियलाइज हुआ कि रुद्राक्ष को मना नहीं कर सकती, तो उसने हाँ में सर हिलाया और कहा ठीक है, फिर मैं ही रुक जाती हूँ। कल रात शेखर के साथ जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद से उसे भी अपने घर में अकेले डर लगता था, इसलिए अच्छा रहेगा कि वह रुद्राक्ष के साथ उसके ही घर में रहे। थोड़ी देर बाद ही वह लोग अपने अपने रूम में जाकर फ्रेश हो गए। सोने से पहले रुद्राक्ष उसे एक गर्म दूध देने आया और उसने इसी मौके का फायदा उठाते हुए पूछा, क्या मैं थोड़ी देर के लिए अंदर बैठ सकता हूँ? बैंग रिस्पांस में उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद हो गया। इसके बाद वह डिसअपॉइंटेड होकर अपने रूम में वापस चल गया। उसे इस वक्त बहुत रिग्रेट हो रहा था। उसे ऐसा कहना चाहिए था कि भले ही इस घर में बहुत सारे रूम हैं मगर बेड एक ही है और वह उसके रूम में। वही अनाहिता एक गिलास गर्म दूध पीने के बाद आराम से सो गई। पलक झपकते ही वीकेंड बीत गया और अनाहिता यह जानकारी हैरान हुई कि उसकी लाइफ और उसकी हैबिट्स काफ़ी कुछ रुद्राक्ष से मिलती जुलती है। दोनों ही सुबह जल्दी उठते थे, थोड़ा एक्सरसाइज करते थे और उनके खाने की हैबिट्स भी बिल्कुल एक जैसी थी। ठीक उसी वक्त उनके वर्ल्ड डेटाबेस से फेस रिकॉग्निशन कंपैरिजन रिजल्ट भी आ गया। हमें कुछ भी नहीं मिला, रुद्राक्ष ने अनाहिता को देखते हुए कहा। हमने ग्लोबल डेटाबेस में चेक किया मगर हमें जाना पहचाना चेहरा नहीं दिखाई दिया। अनाहिता सख्त एक्सप्रेशन के साथ गहरी सांस छोड़ी और बोली, मेरे लोगों ने भी कुछ डाटा भेजा है मुझे। उन्होंने लगभग 6 बिलियन लोगों में सर्च किया है और हमें उसे फोटो वाले इंसान का चेहरा नहीं मिला। अंदर ही अंदर रुद्राक्ष अनाहिता को ट्रूलेन के बारे में बताना चाहता था मगर उसने फिर कुछ सोचकर अपना मन बदल लिया, क्योंकि उसे बार बार सुमित्रा जी का डरा हुआ चेहरा याद आ रहा था। अगर उतने ही खतरनाक हो सकते हैं, उसे अनाहिता को भी इस बारे में नहीं बताना चाहिए। पहले उसे सारे सीक्रेट और मैटर्स को अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर लेना चाहिए और उसके बाद उसे बताना चाहिए। इस बारे में सोचकर रुद्राक्ष बोला, तुम चिंता मत करो, क्या तुम्हारे पास वह लाइब्रेरी के ऊपर जो डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी है उसकी चाबी मिल गई है ना? आप तो तुम्हारे पास फोटो भी है तो तुम्हारे लिए और कन्वीनियंट होगा उसे इंसान की इन्वेस्टिगेशन करना। एक इंसान हवा में गायब नहीं हो सकता, हम उसे आज नहीं तो कल ढूंढ लेंगे। अनाहिता ने हाँ में सर हिलाया और सोचा कि इस वक्त उसकी प्रायोरिटी हिमेश मल्होत्रा और अनीता से डील करना है, इसलिए उसने इस मैटर को टेम्परेरी तौर पर साइड में छोड़ दिया। जल्दी ही उनकी शांति भारी 2 दिन की जिंदगी भी तो गई और मंडे आ गया। अनाहिता को मुंबई यूनिवर्सिटी जाना था क्लासेस अटेंड करने। जैसे ही वह क्लास के अंदर आई उसने 2 लड़कियों को रोते हुए सुना, प्लीज़ हमें अरेस्ट मत कीजिए, मुझे यह जेल नहीं जाना है, प्लीज़ हमें छोड़ दीजिए, प्लीज़ हमारे साथ कॉर्पोरेट कीजिए, हम आपको लेकर जा रहे हैं, आपके पास अपने आप को अपील करने का और बचने का एक मौका होगा। क्लासरूम में आते वक्त अनाहिता ने देखा कि वह 2 लड़कियां जो उस दिन उसका मजाक उड़ा रही थी और पुलिस को बुलाकर तमाशा कर रही थी, उन्हें पुलिस लेकर जा रही है। उसे देखते ही त्रिशा ने तुरंत उसके पास आकर धीमी एक्सप्लेन आवाज में एक्सप्लेन किया, माहिरा मैंने सुना है कि इन्हें डेफिनेशन के लिए कैसे किया गया है और उसके अलावा वह सिंघानिया ग्रुप की तरफ से हुआ है जो आज से पहले कभी कैसे नहीं हारा। अनाहिता ने एक आईब्रो उठाते हुए कहा, यह बस मैटर ऑफ टाइम की बात है और उसके अलावा उन्हें जो बुरी चीज़ की है उसके लिए सजा तो मिली है होगी ना? मैंने उन्हें 2 दिनों के लिए रिलैक्स छोड़ दिया, इसलिए अब टाइम आ गया है। त्रिशा हैरान हो गई और उसने हैरानी से पूछा, क्या इन्होंने तुम्हें परेशान किया था? रिस्पांस में अनाहिता ने हमें सर हिलाया और कहा, उन्होंने पुलिस को बुलाकर यह कहा कि मैं इन्हें मारा है और उन्हें काफ़ी गहरी चोट लगी है। मैं सोच रही हूँ कि कितने साल इन्हें जेल में बिताने पड़ेंगे। उसकी बात सुनकर अपनी मुठियाँ कसते हुए त्रिशा ने गुस्से में कहा, तो फिर यह लोग एक बार डिजर्व करते हैं, वरना यह लोग तो तुम्हें जेल भिजवा देते। ठीक उसी वक्त अनाहिता को दोनों लड़कियों ने देखा। वह दोनों लड़कियों में से लंबी लड़की पुलिस से छूटकर भागी अनाहिता की तरफ। उसी वक्त इत्तेफाक से वीरेन क्लासरूम के अंदर आया और उसने सामने का सीन दिखा और वह तुरंत अनाहिता के सामने खड़ा हो गया। लेकिन अनएक्सपेक्टेड वह लड़की है अनाहिता पर अटैक करने नहीं आई थी, बल्कि वह अनाहिता के सामने घुटनों के बल बैठ गई। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड रूड हीरो, और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। एपिसोड 270 पुलिस आई यूनिवर्सिटी में। अब तक आपने सुना कि सुमित्रा जी अनाहिता को 3 महीने का वक्त देता है अपने आप को प्रूफ करने के लिए और उसके बाद अनाहिता को अनीता से छुटकारा पाने का एक तरीका भी मिल गया है। अब आगे वह लड़की अनाहिता पर अटैक करने नहीं बल्कि उसके सामने आकर घुटनों के बल बैठ गई।
क्लासरूम का फ्लोर मार्बल का बना हुआ था। सब लोगों ने उस लड़की के घुटनों के बल बैठते ही बहुत तेज आवाज सुनी और वह लोग फील कर सकते थे कि इस वक्त उसके घुटनों में कितना तेज दर्द हुआ होगा, लेकिन उस लड़की को दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने अपना सर झुकाते हुए रोकर माफी मांगते हुए कहा, अनाहिता मैं गलत थी, प्लीज पुलिस से मुझे बचा लो, मैं फिर से तुम्हारे बारे में कुछ गलत नहीं करूंगी। यह देखते ही दूसरी लड़की भी पुलिस से छूटकर वहां आई और उसकी तरह ही घुटनों के बाल जमीन पर बैठ गई और थोड़ी देर बाद तो उन्होंने अपना कर भी जमीन पर एक बार पटक दिया। उनके सर को इस तरह जमीन पटकता हुआ देखकर और उसकी आवाज सुनकर पूरा क्लासरूम हैरान हो गया। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि पुलिस सचमुच उन्हें अरेस्ट करने आई थी। भले ही वह दोनों शुरू में बेचैन थी, लेकिन उसे दिन गेट के पास क्या हुआ था वह कुछ दिनों की शांति भरी जिंदगी में पूरी तरह से भूल गई थी। और उसके अलावा उन्होंने अनाहिता के पीठ पीछे फिर से उसकी बुराई करना शुरू कर दिया था और यह सब सोचने लगी थी कि रुद्राक्ष इतने छोटे से मामले में कभी नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही वह लोग मंडे को यूनिवर्सिटी पहुंचे, उन्हें अरेस्ट करने के लिए पुलिस आ गई। फाइनली उन्हें समझ में आ गया कि उन्होंने जो किया है उसके लिए उन्हें सजा मिलेगी। डरते हुए उन्होंने अपने सारे गुस्से और प्राइड को साइड में रखकर अनाहिता से माफी की भीख मांगना शुरू कर दिया। अनाहिता, हम क्लासमेट हैं, क्या प्लीज हमारी छोटी सी गलती को तुम छोड़ दोगी? प्लीज मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मैं फ्यूचर में तुम्हारे लिए कभी कोई परेशानी खड़ी नहीं करूंगी। और न सिर्फ यह बल्कि हम तुम्हारे हर बात सुनेंगे, प्लीज हमें एक बार अरेस्ट होने से बचा लो। वह दोनों लड़कियां डेस्परेट होकर रिक्वेस्ट कर रही थी कि इस वक्त नताशा क्लासरूम के अंदर आई। उसे देखते ही दोनों लड़कियां तुरंत उसकी तरफ मोड़ी और बोली, नताशा प्लीज हमारी हेल्प करो, हमने अनाहिता को तुम्हारी वजह से परेशान किया था। यह सुनते ही नताशा के एक्सप्रेशन जम गए। भले ही वह इस मामले में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि यह दोनों लड़कियां उसे भी अपने साथ घसीट लेंगी, जिसकी वजह से उसकी इमेज खराब हो जाएगी। इसलिए उसके पास कोई रास्ता ना होते हुए वह बोली, अनाहिता क्लासमेट के साथ बहस होना और झगड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्या यह थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा है कि तुम उन्हें पुलिस बुलाकर अरेस्ट करवाओ? बाकी सारे क्लासमेट्स को नहीं पता था कि क्या हुआ है, इसलिए यह बात सुनकर वह लोग भी थोड़े गुस्से और कंफ्यूजन में अनाहिता को देखने लगे। अगर सिर्फ छोटे से झगड़ा की वजह से अनाहिता ने पुलिस को यहाँ बुलाकर उन्हें अरेस्ट करने के लिए कहा है, तो यह सचमुच बहुत ज्यादा हो रहा है। उसकी बात सुनकर अनाहिता ने अपना थोड़ा सा सर झुकाकर धीरे से सार्कास्टिकली हंसी, जिसे सुनकर नताशा अनकंफर्टेबल फील करने लगी। उसने अपनी भौहों आपस में सिकुड़ते हुए पूछा, तुम हंस किस बात पर रही हो? क्या तुम सचमुच इतने छोटे से मामले पर इन्हें जेल भिजवाना चाहती हो? अनाहिता ने अपना सर उठाते हुए नताशा की नज़रों में देखा और कहा, छोटा सा मामला? क्या यह सचमुच छोटा सा मामला था? नताशा ने सख्त एक्सप्रेशन के साथ कहा, हाँ तो? अगर छोटा सा मामला था तो सबको पता चलने दो कि वह छोटा सा मामला क्या था। इतना कहकर अनाहिता ने अपना फ़ोन निकाला और वीडियो मंगा ली लॉयर से, और उसके बाद वहां पर क्लासरूम में जो प्रोजेक्टर लगा हुआ था उसे अपने फ़ोन से कनेक्ट कर दिया। जब नताशा को फील हुआ कि कुछ गड़बड़ है तो वह उसे रोकना चाहती थी, लेकिन ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी थी। वीडियो एडिट हो चुका था और सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ ही दिखाई जा रही थी। जैसे ही वीडियो शुरू हुआ सब क्लासमेट्स की नज़र उसके ऊपर चली गई। उसे वीडियो में दो लड़कियां ऑब्वियसली अनाहिता को प्रवोक कर रही थी और उसके बाद अनाहिता के बगल में खड़े छोटे से लड़के ने उन लोगों को गुस्से में धक्का दे दिया और उसके बाद पुलिस आई। ठीक उसी वक्त अनाहिता बोली, यह लोग मुझे परेशान कर रही थी, जो मेरे भाई से बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए उसने इन्हें धक्का दे दिया। लेकिन इन लोगों ने पुलिस को बुला लिया और कहा कि हमने इन्हें मारा है, जिसकी वजह से हमें हाफ मर्डर या इमोशन डैमेज के लिए जेल जाना पड़ता। उसके बगल में खड़े वीरेन ने भी सख्त चेहरे के साथ कहा, पहले इन लोगों ने ही अनाहिता प्रवोक किया, मगर बाद में उसे फ्रेम करने लगी कि अनाहिता ने उन्हें मारा है। उन्होंने जो अनाहिता पर इल्जाम लगाया था वह सीरियस इंजरी की वजह से होता है। अगर वह गिल्टी मिलती तो अनाहिता को कम से कम 3 साल जेल में बिताने पड़ते। नताशा, तुम तो क्लियरली सीन पर मौजूद थी और तुमने देखा था कि क्या हुआ था। क्या तुम अभी भी यह कहना चाहोगी कि एक छोटा सा मामला था? जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की सब लोगों को रियलाइज हो गया कि क्या हुआ था और कुछ देर बाद ही वह लोग नताशा को भला बुरा कहने लगे। क्या इसे शर्म नहीं आती है कि यह दोनों चोट लगने का झूठा नाटक कर रही है, तो अनाहिता को अरेस्ट करके ले जाती पुलिस? वह कैसे कह सकती है कि छोटा सा मामला है? क्या इसे थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती?
जैसे ही ज्यादा से ज्यादा लोग अनाहिता के पक्ष में उसके लिए बोलने लगे तो नताशा के चेहरे का रंग पीला पड़ने लगा फाइनली, और वह बर्दाश्त नहीं कर पाई और लाल आंखों के साथ क्लासरूम से बाहर भाग गई। सब लोग मुझे क्यों डांट रहे हैं? मैं तो बस उन दोनों लड़कियों की मदद कर रही थी। अगर अनाहिता की इसमें गलती नहीं भी थी तो मैंने क्या गलत किया है? मैं तो बस मदद करना चाहती थी। यह सब सोचते हुए नताशा ने गुस्से में अपनी मुठियां बंद कर ली और उसके नाखून स्किन में घुसने लगे। उसके अंदर अनाहिता के लिए नफरत बढ़ती जा रही थी। ठीक उसी वक्त उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ और फिर थोड़ी देर बाद ही उसे अपने पीछे से शेखर की आवाज सुनाई दी, नताशा क्लास स्टार्ट होने वाली है, तुम यहाँ खड़े होकर रो क्यों रही हो? क्या हुआ? अपना सर पीछे घुमाकर नताशा ने शेखर का चेहरा देखा और उसकी आंखों से तुरंत आंसू बहने लगे। उसने पूछा, शेखर सर, क्या सचमुच यह मेरी गलती थी? कंफ्यूज शेखर ने पूछा, क्या हुआ? नताशा ने रोते हुए बढ़ा चढ़ाकर कहा, हमारे क्लास की 2 स्टूडेंट का अनाहिता के साथ वह थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, इसलिए अनाहिता ने उन्हें अरेस्ट करने के लिए पुलिस को बुला दिया। मुझे लगा कि अगर हमारी यूनिवर्सिटी से 2 स्टूडेंट अरेस्ट हुई और यह बात सीरियस हो गई तो हमारी यूनिवर्सिटी की इमेज पर पूरा असर पड़ेगा, इसलिए मैं उनके लिए बोलने लगी और उसके बदले में क्लास का हर एक इंसान, यहाँ तक कि अनाहिता भी मुझे भला बुरा कहने लगे। सर, क्या आपको नहीं लगता कि मैंने सही किया? जैसे ही शेखर ने यह बात सुनी उसका गुस्सा बढ़ने लगा। अनाहिता? फिर से अनाहिता? क्या उसे लगता है कि रुद्राक्ष के सपोर्ट के साथ कुछ भी कर सकती है? तो उसे लगता है कि मैं मर चुका हूँ। नताशा की तरफ देखते हुए उसने उसे शांत करते हुए कहा, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है, तुम्हें अपने आप पर डाउट करने की कोई जरूरत नहीं है उनके बातों की वजह से। चलो, मैं यहाँ आ गया हूँ तो जरूर देखता हूँ। रिस्पांस में नताशा ने अपने आंसू रोके और हाँ, मैं सर हिलाया। शेखर को जाते हुए देखकर वह काफी इम्प्रेशन हो गई और उसके पीछे पीछे जाने लगी। जैसे ही शेखर क्लासरूम के अंदर आया, 2 लड़कियों को पुलिस बाहर घसीटते हुए ले जा रही थी। सामने आकर पुलिस को रोकते हुए कहा, मैं इस क्लास का क्लास टीचर हूँ, यह स्टूडेंट के बीच का छोटा सा मामला है, इसलिए इन्हें अरेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, हम इसे प्राइवेटली सेटल कर देंगे। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, पुलिस वाले उसे घुर कर देखने लगे, जिसकी वजह से उसे ऑकवर्ड फील होने लगा। डाउटफुल ही उसने पूछा, क्या बात है? क्या यह मैटर हम लोग प्राइवेटली सेटल नहीं कर सकते अगर वह लोग ऐसा चाहे तो? इतना कहने के बाद उसने अनाहिता को घुरकर देखा और कहा, क्या तुम्हें सच में इतने छोटे से मामले के लिए पुलिस को बुलाने की जरूरत थी? क्या तुम्हें नहीं पता कि तुमने ऐसा करोगी तो इनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी? अनाहिता ने रिस्पांस में शांति से जवाब दिया, मैंने यह डिसाइड नहीं किया था। शेखर तुरंत बोलने लगा, क्या मतलब है तुम्हारा? स्टूडेंट जल्दी से सिचुएशन एक्सप्लेन करने लगे। शेखर सर, इन्होंने पुलिस को बुलाकर झूठ बोला कि अनाहिता ने बहुत बुरी तरह मारा है। अगर वह लोग सक्सेसफुल हो जाते तो उन्हें अनाहिता को कुछ सालों के लिए जेल हो जाती। हाँ शेखर सर, यह बात ओब्वियस है कि इन्होंने ही अनाहिता को पहले प्रवोक किया। अनाहिता का भाई यह बर्दाश्त नहीं कर पाया तो उसने उन्हें थोड़ा सा धक्का दे दिया और इसीलिए उन्होंने पुलिस को बुलाकर अनाहिता के ऊपर झूठे झूठे यहाँ तक कि हाफ मर्डर का भी इल्जाम लगा दिया। क्लासरूम के सभी लोग, बच्चों ने सीरियसली एक्सप्लेन किया, सारे के सारे अनाहिता की साइड पर थे। शेखर इम्प्रेस हो गया और उसने पुलिस से डायरेक्टली पूछा, क्या आपको सचमुच यह करने की जरूरत है? उसकी बातों सुनकर पुलिस ने हाँ में सर हिलाया और जवाब दिया, इन 2 स्टूडेंट्स ने गलत रिपोर्ट फाइल की और उसके अलावा उनके ऊपर सीरियस डेफिनेशन का भी कैसे है और हमारे पास बहुत सारे प्रूफ है। इंटरेस्ट करने के इस सब का इस फीमेल स्टूडेंट से कोई लेना देना नहीं है और यह तो विक्टिम है सब इंसिडेंट की। इतना कहकर एक पुलिस ऑफिसर में शेखर के कंधे पर हाथ रखकर तब दबाते हुए कहा, एक टीचर होने के नाते तुम अपने हस्बैंड को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, यह अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें फेयर होना चाहिए। तुम्हें किसी की साइड लेकर किसी दूसरे बच्चे के साथ गलत नहीं करना चाहिए। पुलिस ऑफिसर ने शेखर को सलाह देने के लिए कहा था, मगर शेखर को वह बेइज्जती लगी। शेखर से बोलने के बाद पुलिस ऑफिसर ने सब की तरफ देखते हुए कहा, हम अभी के अभी इन्हें प्रोसीजर के हिसाब से लेकर जा रहे हैं। अगर यहाँ पर किसी ने दोबारा हमें रोका तो हम अपनी ड्यूटी ना करने देने के लिए उसे भी अरेस्ट करके ले जाएंगे। यह सुनते ही शेखर के चेहरे पर गुस्सा दिखाई देने लगा। उसने कुछ कदम पीछे ले लिए और पुलिस को 2 लड़कियों को ले जाते हुए देखे रहा। जब नताशा ने शेखर के एक्सप्रेशन देखे तो वह डर गई कि शेखर उसे मुड़कर उसे डांटेगा, लेकिन शेखर ने उसे कुछ कहने की बजाय गुस्से में घुरकर अनाहिता को देखा।
यह देखकर उसने सेक्रेटली राहत की साली और खुश हो गई कि शेखर कभी भी अनाहिता को पसंद नहीं करता है, वरना वह पक्का उसे ब्लेम करता है कि उसने उसे मामला ठीक से नहीं समझाया और उसकी बेइज्जती हुई। भले ही शेखर उसे ब्लेम नहीं किया था, मगर वह बाकी क्लासमेट्स की खतरनाक नज़रें अपने ऊपर महसूस कर सकती थी, जिसे महसूस करके वह एम्बारासमेंट में अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। त्रिशा ने ध्यान से नताशा को देखा और अनाहिता के कान में बोली, शेखर सर अभी अभी कितनी गुस्से में तुम्हें देख रहे थे। इस नताशा की बच्ची ने पक्का आग में घी डाला होगा और मिर्च मसाला लगाकर उन्हें बात बताई होगी, इसलिए वह तुम्हें इस तरह देख रहे थे। क्या तुम चाहती हो कि तुम जाकर उन्हें बात एक्सप्लेन करना? यह सुनकर अनाहिता ने गहरी सांस लेते हुए धीरे से जवाब दिया, उसकी कोई जरूरत नहीं है, यह बस वक्त की बर्बादी है। शेखर जैसे इंसान को इग्नोर करना ही अनाहिता को बेहतर लगा, और अगर शेखर उसके लिए ज्यादा परेशानी खड़ी करेगा तो वह उसके सारे घोटाले को सामने लाकर उसे जेल भिजवा देगी। इस वक्त उसने शेखर के साथ कुछ नहीं किया था क्योंकि उसके पास अपने कुछ कारण थे। सामने बोर्ड के पास जाकर शेखर ने गुस्से में अपनी बुक खोली और पूरे क्लास को पढ़ने लगा। 2 दिन वीकेंड के उसके सबसे बुरे दिन थे जो उसने घर पर बिताए थे। अब दिव्या उसके साथ शादी के बाद रह रही है और सारे झगड़ों की वजह से वह 2 दिन से सो भी नहीं पाया है। यह शादी नहीं नर्क है, लेकिन खुशकिस्मती से यूनिवर्सिटी में टीचर्स को रूम दिया जाता था, इसलिए सोमवार की सुबह ही उसने अपना सारा सामान घर से पैक किया और यहाँ यूनिवर्सिटी वाले रूम में आकर रहने लगा। और उसने डिसाइड कर लिया कि जब तक दिव्या को डिवोर्स नहीं दे देता तब तक अपने घर वापस नहीं जाएगा। उसने थकी हुई आवाज में कहा, सब लोग पेज नंबर 121 निकालो। वहीं मल्होत्रा मेंशन में शेखर वाले इंसिडेंट की वजह से हिमेश मल्होत्रा भी ठीक से नहीं सो पा रहा था, इस डर से कि अनाहिता रुद्राक्ष के सामने उसके बारे में कुछ भला बुरा ना कह दे। अगर अनाहिता ने ऐसा कुछ किया तो रुद्राक्ष उसे छोड़ेगा नहीं। लेकिन जब उसने 2 दिन इंतजार कर लिया और कुछ नहीं हुआ तो फाइनली वह रिलैक्स हुआ। ममता, नाश्ता कराने के बाद हिमेश मल्होत्रा ने ऑर्डर कर दिया, मैम को दवाइयाँ देना मत भूलना। यस सर, रिस्पांस में ममता ने हमें सर हिलाया और किचन में चली गई। रिसेंटली हिमेश मल्होत्रा ने बहुत सारे हाउसकीपर्स को निकाल दिया था, सिर्फ घर में एक सेफ ही बचा हुआ था और कुछ हाउसकीपर, और वह उसके लिए नाश्ता बनाने के बाद आराम करने गया था। आसपास देखने के बाद जब उसने कंफर्म कर लिया कि कोई भी नहीं है तो उसने वह दवाई है जो अनाहिता ने 2 दिन पहले ही दी थी, वह अनाहिता की दवाइयाँ के साथ मिक्स कर दी और उसे गर्म करने लगी। आज दूसरा दिन था जब उसने अनाहिता के लिए दी दवाइयाँ बनाई थी और अभी तक किसी को पता नहीं चला था। टाइम हो जाने के बाद ममता ने उसे एक कप में निकला और अनीता को देने के लिए उसके रूम में जाने लगी। 1 हफ्ते से अनीता का बाहर की दुनिया से कोई कांटेक्ट नहीं था। वह गुस्से में सोफे पर बैठी हुई थी और उसके चेहरे को देखकर लग रहा था कि उसमें जान नहीं बची है। जब उसने ममता को दवाई लेकर आते हुए देखा तो उसने अपनी एनर्जी इकट्ठा की और एक ही घूंट पर पी गई। ममता जाने वाली थी तभी अनीता ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैम। ममता थोड़ा डर गई और बोली, क्या कोई और बात है कि उन्हें पता चल हो गया कि कुछ गड़बड़ है? अनीता ने एक गहरी सांस छोड़ी और पूछा, क्या तुमने हिमेश को मनाने की कोशिश की मुझे बाहर जाने देने के लिए? यह सुनते ही ममता ने रिलीफ फील किया और हाँ में सर हिलाते हुए कहा, मैम मैंने कहा बट सर मान नहीं रहे हैं, एक वक्त के लिए भी आपके रूम से बाहर निकलने देने के लिए। सीट। अनीता गुस्से में खड़ी हुई और फ्रस्ट्रेशन में रूम में चलने लगी। अचानक से उसे कदम रुक गए और उसने ममता को ऑर्डर दिया, ऑलरेडी 1 हफ्ता हो गया है और अब मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए मुझे मैटरनिटी चेकअप के लिए अस्पताल जाना होगा। हर हफ्ते उसे मुझे बाहर छोड़ना ही होगा और उसे यह भी बोल देना कि मैं ऑलरेडी शांत हो गई हूँ और डाइवोर्स की बात दोबारा सामने नहीं लेकर आऊंगी। ओके। ममता ने हमें सर हिलाया और चली गई। अनीता ने ममता को वहां से जाते हुए देखा और उसके एक्सप्रेशन बिगड़ गए। उसे कुछ 24 घंटे से मॉर्निंग सिकनेस फील नहीं हो रही थी, शायद उसकी दवाई एक्सपायर हो गई थी। उसकी प्रेगनेंसी सप्लीमेंट भी लगभग खत्म होने वाले थे, मगर वह विनोद को बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसे किसी भी कीमत पर विनोद यहां से निकलना होगा और विनोद से मिलना होगा ताकि वह और दवाइयां ले सके। अनीता फ्रस्ट्रेटेड फील कर ही रही थी, तभी बेडरूम का दरवाजा तेजी से खुला और वही हिमेश मल्होत्रा अंदर आया। उसे देखते ही अनीता की आंखों में चमक आ गई और वह उसके पास जाकर बोली, हिमेश मैंने ऑलरेडी सब कुछ सोच लिया है और मैं शांत भी हो गई। अब जब हमने पूरी जिंदगी एक साथ बिता दी है, तुम्हें इतने छोटे से बात पर तुम्हें डिवोर्स नहीं दे सकती।
यह सुनते ही हिमेश मल्होत्रा की आंखों में रिलीफ दिखाई दिया और उसने पूछा, क्या तुमने सच में डिसाइड कर लिया है कि तुम्हें मुझे डिवोर्स नहीं लेना है? अनीता ने अपने पेट पर हाथ फिराया और प्यार भरे लुक के साथ कहा, मैं ऑलरेडी प्रेग्नेंट हूं तो मैं डिवोर्स क्यों लूंगी? अगर मैं तुमसे डिवोर्स ले लिया तो मेरे बच्चे को क्या होगा बिना फादर के? मैं बस गुस्से में बकवास किए जा रही थी, मैं उम्मीद नहीं की थी कि तुम सीरियसली ले लोगे। जब हिमेश मल्होत्रा ने यह सुना तो उसने उसे गले लगा लिया, जिससे अनीता को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह आगे बोली, तुम्हें मुझे थोड़ा वक्त देना होगा तैयारी करने के लिए, मैं अचानक से तुम्हारे गांव में जाकर नहीं रह पाऊंगी, थोड़ा सा वक्त दे तो मुझे ऑलरेडी। ऑल राइट, हिमेश मल्होत्रा तुरंत मान गया और फिर बोला, आज किसी ने मुझे कांटेक्ट किया था, उसे हमारी कंपनी खरीदनी है, इसलिए मैं उसके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। नेगोशिएशन में कम से कम 1 हफ्ता तो लग ही जाएगा और इतना टाइम काफ़ी होगा तुम्हारे लिए मेंटली खुद को सेटल करने के लिए। क्या? अनीता हैरान हो गई कि हिमेश मल्होत्रा इतनी जल्दी काम कर रहा है, लेकिन जब उसे याद है कि वह किस सिचुएशन में है तो उसने खुद को शांत करने के लिए फोर्स किया और फिर हिमेश मल्होत्रा को देखकर मुस्कुरा कर बोली, मैं समझ गई, मैं 1 हफ्ते में खुद को पूरी तरह से तैयार कर लूंगी। अगर वह एक बार यहाँ से बाहर निकाल कर विनोद से मिलने तो ज्यादा देर नहीं हुई होगी, विनोद के पास कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर होगा। यह सोचकर अनीता आगे बोली, मुझे हॉस्पिटल जाना है चेकअप के लिए, तुम अपने काम पर जो, मैं और खुद चली जाऊंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे साथ चेकअप के लिए जाऊंगा, मेरा बेटा पैसे से ज्यादा जरूरी है। अनीता ने उसे शांत करते हुए कहा, तुम्हारा नेगोशिएशन एक बार कंप्लीट हो जाए तो तुम्हारे पास बहुत सारा वक्त होगा मेरे साथ चेकअप के लिए जाने का, इसलिए कोई जल्दी नहीं है। यह बात हिमेश मल्होत्रा को रीजनेबल लगी, इसलिए वह मान गया और बोला, ऑल राइट, मैं 2 बॉडीगार्ड भेजूंगा तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए और चेकअप के बाद तुरंत घर आ जाना, बाहर बहुत भीड़ है इसलिए तुम्हें चोट लग सकती है। अनीता ने हाँ में सर हिलाया और उसके जाने के बाद अनीता ने अपना फ़ोन निकाल। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड अ रूड हीरो, और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद।